सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने एसएचएम को स्टार्ट किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारा जो क्लास 11th का लास्ट यूनिट जो होती है, वहाँ से जो नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैं आपको करा रहा था। मैंने आपसे बोला था लगभग 70 क्वेश्चंस यहाँ से हमारे पास मौजूद हैं लास्ट 36 ईयर्स में, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आपने अगर अभी तक के प्रीवियस 2 लेक्चर देखे हैं तो डेफिनेटली आपको मजा आया होगा, तभी आप यहाँ पर आए हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप वही हो जिन्होंने 2 लेक्चर्स प्रीवियसली देखे। अगर आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो उसमें डायरेक्ट इस वीडियो में, कहीं पर दिक्कतें प्रॉब्लम आएगी तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसीलिए कोशिश करें, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं आपको कि 10-10 लेक्चर देखो, प्रॉपरली पहला लेक्चर है एसएचएम का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो वहाँ से। दूसरे लेक्चर से 25 तक के जो क्वेश्चंस मैंने कराए वो कर लो, क्योंकि वहाँ तक के अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो एक बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपको मिल चुकी है। इतना तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ। अब आएगा मजा आज के दिन, क्योंकि नए कुछ कॉन्सेप्ट्स आज यूज होंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चाल चली मैंने जो बिल्कुल बेसिक्स थे वो तो बता दिए पहले लेक्चर में, लेकिन कुछ रही सही जो बातें होती है, जो एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कैसे हो रही है वो साथ साथ करते हुए दिखा रहा हूं। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। पहली बार अगर आप इस वीडियो यूट्यूब चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर किया करो। देखने के बाद आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा इसका, लेकिन मुझे लिटरली पड़ता है, किसी भी क्रिएटर को पड़ता है, क्योंकि उनके लिए एक मोटिवेशन का एक पॉइंट होता है ये वाला। आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना, आपका सब्सक्राइब करना, ये बहुत बहुत मैटर करता है। आपका एक सिंगल कमेंट, आपको भले ही लगता होगा कि एक सिंगल कमेंट है यार, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बहुत बहुत फर्क पड़ता है। मतलब एक सिंगल कमेंट मोटिवेट कर जाता है मुझे। आज तक अगर मैंने 1800 प्लस वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, 2017 से मैं वीडियो लेक्चर्स बनाता हुआ आ रहा हूं, उसके पीछे एक ही फ्यूल काम करता है, वो आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स जब कमेंट करते हैं रात के 1 बजे 2 बजे, जब मुझे कमेंट मिलता है तो वो मुझे अगले दिन के लिए बहुत बहुत मोटिवेट कर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं मतलब जैसे अक्सर मेरे वीडियोस का टाइमिंग क्योंकि यही लग पाता है कि राती का टाइम हो पा रहा होता है, जैसे अभी 11:19 हो रहा है रात का। अब इस तरीके से वीडियो चलेगा, अब देखते हैं कब तक कंटिन्यू होता है। इस तरीके से प्लीज़ यार आप अपने एंड से सपोर्ट किया करो, क्योंकि अगर आपको मैं अपने एंड से देने की कोशिश कर रहा हूँ तो, और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहें, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहें तो उसके लिए एटलीस्ट कुछ आप अपने एंड से कर सकें, तो वो यही है। ठीक है कि लाइक, मजा सा नहीं आ रहा बोलते समय बार बार लाइक लाइक, क्या लाइक यार, फिजिक्स पढ़ने आ रहे कि हम। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज गॉट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.02 मीटर एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस एट एनी टाइम द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इक्वल टू, आराम से करते हुए चलना, बहुत आराम से। मजा नहीं आ गया तो भाई नाम बदल देना। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हैज गॉट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.02 मीटर का, यानी ना जैसे हमारे पास जनरली होता था, हमने क्या पढ़ रखा कि ये ओ होता है, मीन पोजीशन होती है। यहाँ पे कोई ए पॉइंट ले लो, इसे कोई ए डैश पॉइंट ले लो, इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एक बार के लिए अगर मैं कह दूं कि ये a,0 पॉइंट है और ये -a,0 पॉइंट है, तो एम्पलीट्यूड इसका ए है। अब यही होता है ऑसिलेटर में। ये बोल रहा है कि किसी भी इंस्टेंट पर हैज गॉट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.02 मीटर, यानी मान लेते हैं कि यहां से यहां तक में इसका 0.02 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय होगा। लेट्स से कोई पॉइंट पी है, तो जनरल पॉइंट को हम जनरली वाई बोलते हैं, तो इसलिए वाई बोल दिया। वाई बोलो, एक्स बोलो, कुछ भी बोलो। एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू इतना, यानी इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से लिखते हैं, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 2 मीटर सेकंड इनवर्स 2 हो रखी है एट एनी टाइम द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको ना क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स नहीं लगानी यार, समझना है हर बार क्वेश्चन में, उससे अपना कॉन्सेप्ट बिल्ट होता है। तभी मैं टाइम लेता हूं आपके साथ, आप भी प्लीज ऐसे क्या करो, मजा आता है। देखो कुल मिलाकर ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन दे रखा है और वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस्ड है मीन पोजीशन से वो भी दे रखा है। 2 काम हो रखे हैं, बहुत आसानी है। अब क्लैरिटी आनी चाहिए अपने आपको कि क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट बदलती है? बिल्कुल बदलती है सर, क्योंकि हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ कि जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। बहुत अच्छे से हमने प्रूव किया हुआ, अगर वेक्टर वाइज बोलो, यानी एक्सेलरेशन और वाई का अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ज्यादा नहीं बोल रहे। कुल मिलाकर अगर हम सीधे मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो वो ये होता है। इस केस में एक्सेलरेशन दे रखा है उस पॉइंट पर जिस पर बात की जा रही है, यानी एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा एट पॉइंट पी तक कितना है, और दोनों गिवन है। ये 2 गिवन है, ये ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रहेगा, y की वैल्यू 0.02 है। बहुत इजी हो गया सर, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया 2 डिवाइडेड बाई 0.02। कैसे करते हैं इस चीज को सॉल्व? सर इसको ना ऐसे लिखो 2.00, यानी कि इसे कहते हैं लाइक डेसिमल होना। मैं 4वीं-5वीं क्लास के बच्चों को जब पढ़ा रहा था ना, तब मैंने ये चीज सीखी। बचपन में मैंने अलग तरीके से किया होगा, पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने ये सीखी उनसे, मजा आया उनकी किताब में। क्योंकि इसको आप 2.00, अब दोनों इक्वल, आपको पहले से भी आता होगा शायद, मैं ज्यादा आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। 200/2 हो गया सिंपल ये, और ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया 100, और ओमेगा स्क्वायर अगर 100 हो गया तो ओमेगा का आंसर हो गया 10, यानी कि 10 क्या, रेडियन पर सेकंड। तो इस तरीके से सर ये आपका आंसर होगा। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे कि कैसे करना है। अगर देखो अपना अपना स्टाइल होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बोल लो क्या कर दिया नीचे पे, इसलिए हाँ दिखा देता हूँ।
पॉइंट के बाद 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो, पॉइंट हटा दो, अब सीधे 2 से 200 काट लो, 100 हो गया। तो किसी भी तरीके से कर लो, कुल मिला के आपका आंसर आ चुका है 10 रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखते हैं। अगला क्या है, अब हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं भाई आज, आराम आराम से मत चलना, जहां जरूरत होगी बिल्कुल आराम से चलेंगे, लेकिन इधर उधर की बातों के लिए टाइम नहीं है। अब बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी इज इतना। आपको अगर याद होगा पीछे पे क्वेश्चन आ रखा है, मैं अब दिखाऊंगा जाके तो टाइम वेस्ट होगा, अदरवाइज आपने अगर पढ़े हैं क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था, लेकिन उस समय वेरिएबल की टर्म्स में बातें की गई थी। यानी उस समय 4 और 5 ना देके कुछ y1 और y2 बोल दिया था, और 10 और 8 सेंटीमीटर पर सेकंड ना देके कुछ v1 और v2 टाइप बोल दिया गया था, और इसी तरह का डिट्टो क्वेश्चन था। तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना। अब फिलहाल चलो इस क्वेश्चन को एक नए तरीके से ही कर लेते हैं। अब बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट को हम ये लिखते हैं, तो अब मैं डायग्राम बार बार बना के नहीं दिखाऊंगा, आप शायद समझ पा रहे होंगे ये बोलना चाह रहा है। और सिमिलरली सेकंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी दो अलग अलग पोजीशंस पे हमने जब पार्टिकल को देखा, तो इस पोजीशन पे जब पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली 2 सेंटीमीटर पर सेकंड मिली है, यहाँ पर सॉरी 10 मिली है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिली है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो वैसे तो इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे डायग्राम वगैरह की, लेकिन स्टिल मैं आपको हल्का सा समझा दूं। ये कुल मिला के बात इतनी सी हुई है कि एक पॉइंट मिड पॉइंट रहा होगा कोई एक मीन पोजीशन, उससे आप कुछ डिस्टेंस पर गए होंगे, लेट से आप यहां से यहां तक गए और ये डिस्टेंस y1 हुआ, और ऐसे करके आप कुछ डिस्टेंस पे गए होंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y2 हुआ। इस पॉइंट पर वेलोसिटी की कुछ एक वैल्यू होगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू कुछ होगी, और हम जानते हैं कि अगर लिटरली जो बन रखा है वैसा ही डायग्राम होगा तो आगे जाने पर वेलोसिटी कम हो रही होगी, यानी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाने पर वेलोसिटी कम कम होती है। हम जानते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि मीन पोजीशन उसे अपनी तरफ खींच रही होती है, या दूसरे शब्दों में एक्सेलरेशन बढ़ रहा होता है। तरह तरह से मैंने बोल दिया, आपको शायद समझ में आ चुका होगा। अब देखो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं कि सर वेलोसिटी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा फॉर्मूला है कि ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिराइव किया है, हमें पूरी समझ है कि कैसे हम लिख रहे हैं। अब ये दो अलग अलग वेलोसिटीज की बात चल रही है, इसलिए v1 बोल देता हूं और यहाँ पे y1 बोल देता हूं, क्योंकि a बदलेगा नहीं, ओमेगा बदलेगा नहीं, क्योंकि सेम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम बात कर रहे हैं, एक ही सिस्टम के दो डिफरेंट सिचुएशंस पर बातें कर रहे हैं। दूसरे वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा सर, v2 बराबर हो जाएगा ओमेगा a स्क्वायर माइनस का y2 स्क्वायर। जस्ट यू नीड टू जस्ट पुट दीज वैल्यूज। v1 यानी कि पहले वाले केस में हो जाएगा 10 सर, और ओमेगा ओमेगा a स्क्वायर नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, y1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर सीधे 16 लिख रहा हूं, और नीचे वाले में 8 को 8 लिख दो सर, और ओमेगा ओमेगा लिखो, a स्क्वायर यानी a स्क्वायर और y2 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा, बहुत ईजी है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड इट, हमें पता करना है सर टाइम पीरियड कितना होगा। अगर आप देखो, और टाइम पीरियड कैसे निकलेगा सर, टाइम पीरियड तो होता है 2 पाई ओमेगा, सो देयर इज अ नीड ऑफ ओमेगा। मुझे ये लाइन बोलते ही याद आ गया, मैंने उस समय भी बोला था, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ ओमेगा। यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट था मेरा उस समय जब ये क्वेश्चन करा रहा था, मैं स्ट्रॉन्ग नीड बोला था मैंने, बस वही स्ट्रॉन्ग नीड ओमेगा की चाहिए। अब डिवाइड कर दोगे तो ओमेगा गायब हो जाएगा, डिवाइड करना सॉल्यूशन नहीं है, इससे बेहतर है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर लें, जगह कम है इसलिए यहां ले रहा हूं, ये हो जाएगा ऐसा, और ये a स्क्वायर माइनस 16 का रूट हट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली माय डियर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और a स्क्वायर, और यहां पर ये था कितना, ये था सर 25, तो 25 को 25 लिख दो। अब आप देखोगे, इन्हें चाहो तो इक्वेशन 1 2 बोल दो। देखो अगर हमें कुछ a वगैरह निकालना होता है, एक बारी के लिए हम डिवाइड शायद कर लेते क्योंकि ओमेगा कट जाता, लेकिन हमें ओमेगा ही निकालना है, तो डिवाइड करना सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, हमें माइनस करना होगा, क्योंकि सेम चीज हम पहले भी कर चुके हैं एग्जैक्टली, मैं नया कुछ नहीं बोल रहा। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर जो कुछ बचा वो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब मेरे पास 100 माइनस 30, ये तो हमेशा का है यार हिसाब किताब, क्योंकि क्या होता था ना कि मैं दूध लेने जाता था ना, पहले 36 रुपये लीटर चल रहा था एक जमाने में, भाई साहब कौन सा, नहीं 36 नहीं चल रहा था, 64 रुपये लीटर चल रहा था, तभी मैं बोलूँ तो 64 रुपये लीटर चला था, 100 का नोट देते थे, 36 रुपये वापस मिलते थे, तो कैलकुलेशन याद रहता है। ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर कट गया, माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 16 9 होता है। ज़्यादा घबराना मत, ये बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है, बस थोड़ा टाइम बच जाए आपका इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड, आप शायद समझ पा रहे होंगे कि कोई बड़ी बात नहीं कर दी मैंने। ओमेगा स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, क्योंकि मुझे टी निकालना था, टी इज इक्वल टू होता है सर 2 पाई बाई ओमेगा, और 2 पाई और ओमेगा के प्लेस पे मैं लिखूंगा यहाँ पर कितना 2 रेडियन पर सेकंड। देखो मैं आपको कुछ अच्छी चीज दिखा देता हूँ, ऐसे 2 पाई किस में होगा, रेडियन में ना, ऐसे ही लिख रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको समझ में आए। रेडियन से रेडियन कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, सेकंड टॉप में चले गया, तो पाई सेकंड आंसर आ गया। मतलब वैसे हम जरूरी नहीं है यूनिट के साथ खेलते, लेकिन मैंने खेल के दिखा दिया, तो पाई सेकंड विल बी द आंसर। शायद आप समझ पा रहे होंगे, इसका जो भी है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, हमें ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो डायरेक्टली याद रख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि आप पीछे जाकर जरूर देखो प्लीज, मैं दिखाता लेकिन टाइम की अपने पास शॉर्टेजेस नहीं दिखा रहा।
आप नीचे कमेंट सेक्शन में हेल्प कर देना बताकर कि वो कौन सा क्वेश्चन है जिससे रिजेंबल कर रहा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप इसे ध्यान से देखो, हमें पता है कि एक्सेलरेशन जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है माइनस ऑफ एक्स के, क्योंकि अभी एक्स पर बातें चल रही है इसलिए एक्स, अदरवाइज वाई लिखते थे हम। कुल मिलाकर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन के। अगर आप इसे थोड़ा खोलते तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरीके का आएगा। चलो आप के बोलो या फिर आप ओमेगा स्क्वायर बोलो, वट। तो कुल मिलाकर ओमेगा स्क्वायर इस तरीके का हमारे पास रिजल्ट आता है। अगर मैं नेगेटिव को कंसिडर नहीं कर रहा, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, तो नेगेटिव की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी बोल लो सर आप, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कहीं? नहीं यार जल्दी कहाँ बोल रहा मैं सर, आप तो हम तो वैसे भी 2 में चला के देख रहे चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात। कुल मिलाकर के ये क्या हो गया सर, कुल मिलाकर के बात यह है कि a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ओमेगा स्क्वायर एक्स ये रिलेशन होता है, और अगर मैं डायरेक्शन वाइज बात करूं तो नेगेटिव भी ऐसे लगा होता है। कुल मिला के एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव टाइम्स होना चाहिए एक्स के। इन पूरे केसेस में ये क्वेश्चन एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। इसका आंसर जहां तक मेरा ख्याल है इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि कोई भी इस तरह का नहीं दिख रहा, क्योंकि ये नहीं है, ये क्वाड्रेटिक टाइप का है एक्स में, ये नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव का झोल है, और अगर इसकी बात करें तो ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि के एक्स के साथ के ए एक्स्ट्रा कुछ ऐड है, और सिमिलरली इसमें भी फिर वही दिक्कत है। तो अगर मुझे करना ही होता एक बार के लिए राइट ना, तो मैं इसको कर लेता, सी वाले को इसलिए कर लेता क्योंकि मैं बोल लेता एक बार के लिए कि चलो यार इन्होंने क्या पता डायरेक्शन को कंसिडर ना कर रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज तो वही होता है, अगर करना ही होता तो। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था, इसे छोड़ा गया था। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय। अब देखो फोर्स निकालना है। अब हम सभी के सभी जानते हैं कि फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होगा सर, एम ए होता है, यानी कि फोर्स जब भी आप निकालते हो दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये होता है। और इस केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में ए की वैल्यू होती है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर एक्स के अलोंग हम चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास एफ इज इक्वल टू आ गया माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस तरह का रिलेशन हमारे पास आ गया। अगर आप इन सब में से देखो आपको फिर से कोई खास आंसर दिख नहीं रहा होगा। पहली बात एम, हमने एक मच्छर मुझे बहुत काट रहा है, बहुत बुरी तरीके से काट रहा है पता है, और पढ़ाते समय मैं मारता नहीं मच्छरों को, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, एफ इज इक्वल टू माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। वैसे जनरली भी नहीं मारना चाहिए यार, वैसे मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन कभी कभी क्या बोले, झूठ क्या बोले, आपसे मारना पड़ता है, मर जाता है कभी कभी मेरे से मच्छर। देखो एफ इज इक्वल टू माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो कुल मिलाकर के इसमें अगर आप देखोगे एम ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं था। अब क्वेश्चन में वो बोल नहीं रहे ए क्या है, तो ए को एज अ कांस्टेंट अज्यूम करो, कुछ स्पेशल मत लो, एम्पलीट्यूड या ऐसा कुछ मत लो, एक ऐसा कांस्टेंट अज्यूम कर लो। तो ओमेगा भी एक कांस्टेंट है, तो बेसिकली दे बोथ आर लाइक अ कांस्टेंट ओनली। तो इन तीनों में से अगर हम रिलेशन की बात करें, भाई उड़ जाए यार कहीं, देखो अब इधर मेरी बात सुनो आप। कुल मिलाकर के बात यह है कि ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि नेगेटिव नहीं है। ये ऑप्शन के सही होने के ही चांसेस बचे ले देके, क्योंकि फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नेगेटिव एक्स के, ये सही है। और वो ए यानी कि आप इस पूरे को थोड़ी देर के लिए अपने को समझाने के लिए ए के बोल दो, क्या जा रहा, कांस्टेंट ही है ना, तो अभी भी कांस्टेंट रहा, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी सही है। उतनी ज्यादा वो नहीं है, ऑप्शन देख के ही आइडिया लगेगा इन क्वेश्चन, इन पर्टिकुलर एक दो क्वेश्चन में, बाकी ऐसा हर बार नहीं होगा। अब देखो आगे, A body is executing simple harmonic motion with frequency and the frequency of its potential energy। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि बहुत देर से पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म्स आ नहीं रहे थे, अब आई गई, ले दे के आ गए। अब सुनो आराम से, सर आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का चक्करबाजी क्या होती है। एक मिनट मेरी बात सुनेंगे, देखो मेरी बात सुनो, सुनिएगा प्लीज, यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ अब वो सुनना ध्यान। यार छोड़ो यार, एक तो मैंने उसे डिलीट कर दिया वहां से उस पर, चलो आ जाओ इधर, कोई बात नहीं, आराम से कूल डाउन। इधर देखो, देखिए सर क्या होता है। देखो मेरा मूड नहीं था वैसे आपको इसका ऐसा कुछ डेरिवेशन टाइप कराने का, लेकिन चलो मतलब कराऊंगा नहीं डेरिवेशन, एक हिंट देता हूं एटलीस्ट आपको, ठीक है। देखो कुल मिलाकर के बात क्या होती है सर, अगर आपने इस बॉक्स को अगर आपने धक्का मारा स्प्रिंग की तरफ, तो कुल मिलाकर जैसे ही आपने इस पर एक फोर्स लगाते हो तो ये अपनी मीन पोजीशन से कुछ अंदर को डिस्प्लेस होता है, और जैसे ही आप इसे छोड़ोगे ये बाहर को आएगा, ना केवल अपनी मीन पोजीशन तक आएगा बल्कि उसको ओवरशूट करके आगे चले जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारा। तो कुल मिलाकर इसमें एक ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होता है। तो अब इस पूरी कहानी में यह है कि अगर आपने इसको एक छोटा सा, देखो मैं ज्यादा आपको उलझाना नहीं चाह रहा, मैं सिंपल बात आपको बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। आप कुछ टर्म्स को समझिए बहुत प्यार से, हाफ होता है, के होता है सर स्प्रिंग कांस्टेंट, इस के को क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं सर स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी ये बताता है कि स्प्रिंग कितनी हार्ड है या कितनी सख्त है या कितनी मतलब फ्लेक्सिबल है वगैरह वगैरह। के अगर ज्यादा होगा यानी स्प्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब स्प्रिंग के पास मजबूत कांस्टेंट है, यानी स्प्रिंग मजबूत है, एक तरह से टफ टाइप की है, लचीली नहीं है, ऐसा समझो के ज्यादा होने पर। अब समझ पा रहे हो। अब एक्स क्या है, एक्स सर मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड है पार्टिकल, वो चीज है।
और उस हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल रही है। अगर मैं इसे थोड़ा समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को, यहाँ पर देखो जरा आराम से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओ है, लेट्स से पॉइंट ए डैश है, पॉइंट ए है, वही पॉइंट्स, अच्छा ये ठीक है, ये ए है वो ए डैश है, गॉट इट, बहुत अच्छा सर। अब फॉर एग्जाम्पल ये किसी पॉइंट पर हम पहुंचे, एक्स डिस्प्लेस्ड है ये मीन पोजीशन से, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के एक कांस्टेंट है, कैसे उस कांस्टेंट को निकालते हैं मैं आपको बता दूंगा अभी, उसकी चिंता मत करो, बस ये देखो कि एक्स स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, कैसे कैसे करके हाफ के एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट कैसा आता है वो भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, ईजी है। अगर आपको हिंट देना मैं दे सकता हूं। एक बारी के लिए सोचो कि आपने यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट dx है, आपने एक छोटा सा डिस्प्लेस किया पार्टिकल को, इतना छोटा डिस्प्लेस किया ताकि फोर्स वेरी ना हो पाया, क्योंकि ये एक वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन यहां पे आप फोर्स कौन सा रखोगे, क्योंकि फोर्स तो हर पॉइंट पे बदल रहा है, तो जब भी वेरिंग फोर्स होते हैं वहां पर हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं। बस वही काम यहां पे किया जाएगा, क्योंकि आप इतने छोटे से पार्ट में अगर वर्क डन निकालोगे तो वो कुछ इस तरीके का निकलेगा। आप मेरी बात को समझो, ये ऐसा मैं रफ बता रहा हूं, बहुत रफ। अब अगर आप इसमें फोर्स की वैल्यू लिखोगे तो फोर्स क्या होगा सर, अगर मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है जैसे कि मैंने दिखा रखा है, तो इस पर फोर्स लगना चाहिए k इंटू एक्स, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर फोर्स क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है नेगेटिव ऑफ एक्स, इस टाइप का रिलेशन, F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के एक्स टाइप का। अभी मैं इसको और बताऊंगा आगे पे, चिंता मत करो, लेकिन इतना समझ में आता है क्योंकि पहले लेक्चर से ही मैं ये बात डिस्कस कर रहा हूं कि यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, यानी ये असल में फोर्स आप समझ रहे हो कौन सा है। तो कुल मिला के के एक्स मैंने लिखा, फिर डी एक्स लिखा। अब आप समझ पा रहे हो कि अगर मुझे टोटल वर्क डन निकाला, मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ ऑफ दी साइड, तो लगभग कुछ इस तरह का रिलेशन आएगा। ये एक सिर्फ हिंट था, मैं पूरा प्रॉपर मैंने फिजिक्स नहीं बता रखा आपको, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े हिंट आपको दे दिए यहाँ पर कि आया कैसे, ताकि आपको जब मैं ये यूज करूं तो ऐसा अनवेल सा ना फील हो कि ये कहां से आ गया अचानक से, यहीं से आया हुआ। Got it? कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब सर ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, समझ में थोड़ा थोड़ा आ गई आपकी बात, हल्की हल्की तो आ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इधर देखो फेयर वर्क करते हैं सर। अगर ये यहां पर O पॉइंट है लेट से, और किसी पॉइंट P तक हमें अगर डिस्प्लेस किया अपने पार्टिकल को x तक, और ये कोई एक एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उस समय अब आराम से सुनो, नए कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी जब हमने निकाली एट पॉइंट पी पे हम बात कर रहे हैं, तो वो निकली हाफ के एक्स स्क्वायर। डेरिवेशन की अभी कोई खास जरूरत नहीं है, ऑल्दो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब सुनो सर, अगर आपको कोई बोल दे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहां पर, तो क्या हम बता सकते हैं सर, हम बोलेंगे हाफ, देखो मैं बात कर रहा हूं एट पॉइंट पी, अगेन एट पॉइंट पी पे ही बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी की, वो निकलेगी सर हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन v कौन सा, एट p, क्योंकि v वेरी करता है। कैसे बोल रहे हो सर आप ऐसा, सर हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। हम जानते हैं कि सर वेलोसिटी y डिपेंडेंट होती है, यानी वेलोसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड हो। अगर आप x डिस्प्लेस्ड हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वेलोसिटी निकलेगी कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट पॉइंट p पर, तो मैं उसकी वैल्यू देखता हूं क्या लिखूंगा मैं सर, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो यहां ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और इनका स्क्वायर रूट कट जाएगा, ए स्क्वायर, और वाई के प्लेस पे मुझे एक्स बोलना चाहिए क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट एक्स है। शायद मैं कोई बड़ी बड़ी बातें आपसे नहीं कर रहा। अगर आप मेरी बात को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो जो मैंने लिखा, तो आप ये भी समझ पा रहे हो एक बारी के लिए कि अगर मैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ दूं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, तो मुझे जो मिलेगी इसे मैं कहता हूं मैकेनिकल एनर्जी। मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कुछ नहीं होता, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, आप देखो ये निकला सर हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहां पे निकला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और अगर मैं देखूं हाफ के एक्स स्क्वायर, सर एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ना के इक्वल होती है, ये हो गया के और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखोगे हाफ के, सॉरी इसको नहीं काटना चाहिए था मुझे, हाफ के एक्स स्क्वायर इस नेगेटिव से वो नेगेटिव कट गया, इससे नेगेटिव से ये वाला पॉजिटिव कट गया, मेरे पास कुल रिजल्ट बचा हाफ के स्क्वायर। अच्छा सर, आपने भी वही बात कर दी क्या? हम तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रखते थे कि सर आपने कैसे बोला कि एम ओमेगा स्क्वायर के हो गया, ये तो आपने समझाया नहीं, तो समझा देता हूँ, उसमें क्या यार, बुरा क्यों मान रहे हैं। देखो चलो, अब मैं आपको एक बार बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ। दिस इज अबाउट कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उसमें पूरी कहानी हमारी जुड़ी हुई है आगे की। जो मैंने अभी पीछे लिखा ना एम ओमेगा स्क्वायर के, वो समझो जरा। सर एक बार बताओ, पूछो सर। सर जब आप बोल रहे हो कि ये कोई है मीन पोजीशन है वगैरह वगैरह, ए डैश है, ठीक है सर, ए बोल रहे हो आप, ठीक है सर, ए पॉइंट पी बोल रहे हो, बढ़िया बढ़िया समझ में आ रहा है। सर एक बात बताओ, जैसे आप इसे x कह रहे हो, मैंने कहा ठीक है सर, इस पॉइंट पर सर एक बार बताइए कि एक्सेलरेशन कितना होगा? सर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। अगर डायरेक्शन वाइज हम बात करें तो नेगेटिव ले लिया, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। जी सर ऐसा ही होगा।
अब मुझे बताओ सर, हमने तो पढ़ा हुआ कि फोर्स बराबर एम इनटू एक्सेलरेशन होता है, हमने तो ये पढ़ा हुआ न्यूटन सेकंड लॉ, वो फेल तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा सर। यानी अगर कोई एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर फोर्स कितना लगना चाहिए सर? एम इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, जो जिस एक्सेलरेशन पर वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और जो उसका पार्टिकल का मास है। तो सर ये एक्सेलरेशन जो इसका होगा वो 1 से आप ले सकते हो, 2 पे डाल सकते हो, तो फोर्स निकल जाएगा आपका एट पॉइंट पी पर। तो निकाल दो सर, इंतजार किसका है, तो निकाल देते। एम ए की वैल्यू डाल रहा हूं ओमेगा स्क्वायर एक्स विद नेगेटिव। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर आप डायरेक्शन वगैरह लेना चाह रहे हो ले लो, ठीक है, ऐसे टाइप से रिजल्ट आ गया आपका। तो हमने सर एक फोर्स की वैल्यू निकाल दी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब से कभी घबराओगे तो नहीं, फोर्स कभी ऐसा दिखेगा लिखा हुआ? बिल्कुल नहीं सर, ये तो बहुत सिंपल बात है, आपने एम ही तो किया। अब सुनो क्या इंपॉर्टेंट बात है, अब सोचना, यही सब चीजें जो आपने की थी आज से पहले, आप क्या बोलते थे? आप बोलते थे कि सर, अगर आपने मेरा पहले लेक्चर से देखते हुए आ रहे हो, जो मैंने यहां पढ़ाया, मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल समझाया था। पहली स्लाइड देखो खोल के क्वेश्चंस की, दिखा देता हूँ यार, जब सुविधाएं अपने पास हैं अवेलेबल तो दिखाने में हर्ज नहीं है मेरे ख्याल से। ये याद है, ये पेज याद है, क्या क्या कहानियां सुनाई थी मैंने आपको यहाँ। इवन ये लिखा भी है यार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो पूरा रेफरेंस मिल गया। याद है, पूरी कहानी सुनाई थी, पूरा का पूरा फ्लैशबैक हो गया होगा। अब आते हैं सर लौट के वापस, लौट के बुद्धू घर को आया, ठीक है ना, तो यहीं कहीं हम हैं शायद। खतरनाक हुआ यार, मैं एकदम निकाल दिया। चलो ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम समझते हैं सर कि जो ये फोर्स जो ये वर्क कर रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि एक काइंड ऑफ रीस्टोरिंग टाइप का फोर्स है, एक काइंड ऑफ हुक्स वाला फोर्स है। यानी कुल मिलाकर एफ यहाँ का जो है वो कुछ के एक्स टाइप का नेचर रखने वाला फोर्स है कि नहीं है बिल्कुल है सर। इस तरह का नेचर वो रखता है और उसकी वैल्यू अभी ये आ रखी है। तो क्या हम एकदम कंपेयर करके के की वैल्यू पता लगा सकते हैं? तो हम सर फ्रॉम 3 and 4 क्या सिंपली कह सकता हूं कि के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर हो गया। बहुत बड़ी बात नहीं कह दी मैंने बहुत सिंपल बात की है। मुझे पता है कि इस तरह के फोर्स का नेचर ये होता है, के कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट होता था। अगर आप बात किसी मास वगैरह के लिए कर रहे थे, तो मैंने जब इन दोनों को कंपेयर किया, क्योंकि ये कहता है कि इस तरह का फोर्स है, वो कह रहा है उस फोर्स की वैल्यू है, दोनों ही सही कह रहे होंगे यार। तो दोनों में एक्स तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, बाकी के मिल गया। क्योंकि आप खुद सोचो कि पार्टिकल का मास कभी बदलेगा नहीं, ओमेगा एक बार फिक्स हो जाता तो बदलता नहीं, क्योंकि ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है और उसका टाइम पीरियड फिक्स हो गया तो फिर ओमेगा फिक्स हो गया, इसलिए ये कभी भी बदलेगा नहीं। और इन दोनों का प्रोडक्ट वगैरह कर करके जो आएगा वो कांस्टेंट कहलाएगा, वही है अपना के। तो अब से जब हम स्प्रिंग कांस्टेंट के की बात कर रहे होंगे, जैसे अगर आपको याद होगा पीछे में मैंने कुछ लिखा था, अगर आपको याद होगा मैंने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग कांस्टेंट के था। तो वही वो के कुछ और नहीं बल्कि अगर आप उसे स्प्रिंग कांस्टेंट को मास से रिप्लेस करवाना चाह रहे हो, अगर स्प्रिंग हटा के वहां मास आ गया और मास मूव कर रहा है किसी भी कारण से, हम उस पर नहीं जा रहे किस कारण से, लेकिन वो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन हमें सिर्फ मास दे रखा है, स्प्रिंग की बात ही नहीं कर रही, के की वैल्यू नहीं दे रही, तो आप सिंपल के को रिप्लेस करोगे एम ओमेगा स्क्वायर से। उसमें क्या है, वो करने वाली बात है। आपका और मन कर गया तो आप बोलोगे सर ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई कैपिटल टी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा आपका मन करेगा सॉल्व करने का, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे 2 था और टी स्क्वायर। मन की बात है भाई, ये 2 ने 2 को काट दिया तो 2m पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, इसको करना भी नहीं है, लेकिन इंट बता दिया मैंने, ऐसे कर सकते हैं, वरना अदरवाइज इस पूरे की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इसकी है, ये आपको क्लियर होता है और ये भी आपको अब से क्लियर हो गया। इसमें ये बात आपको ध्यान रहेगी कि आपसे कभी नहीं रटोगे आप कि के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, जबकि आपको याद हो गया, आपको समझ में आ गया। जब भी प्रॉब्लम हो ये 3-4 लाइन कर लेना, ऑटोमेटिकली सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। जब भी पढ़ते हो बार बार डेरिवेशंस का ध्यान रखा करो। अब आपके मन में कई के मन में क्वेश्चन होगा, वैसे मेरे स्टूडेंट के मन में ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं कि सर हम डेरिवेशन थोड़ा करेंगे एग्जाम में बैठ के, उतना टाइम थोड़ा मिलता है। अभी एग्जाम में थोड़ा बैठो आप, अगर उसेन बोल्ट भी ऐसे बोलने लग जाए कि भाई मुझे तो यार 10 सेकंड की रेस लड़नी है, मुझे क्यों दौड़ाने में लगे सुबह से रात तक, 10 सेकंड दौड़ता हूँ हर दिन, बस मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी पूरी, नहीं होता ना यार। आपको अभी पूरा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस 24-24 घंटे पढ़ो अपना पूरा का पूरा, लेकिन उस दिन वही तो कलाकारी निकल के आएगी आपकी, वही तो प्रोफिशिएंसी निकल के आएगी कि जो आपने इतनी चीजें इतनी बार प्रैक्टिस की है, तो आप एक लाइन लिखोगे उसके बाद सीधे 10वीं लाइन लिखोगे, क्योंकि आपने 9 लाइन की बहुत भयंकर प्रैक्टिस कर रखी है। ब्रूसली ने भी कहा था कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके जानता है किक मारने के, मुझे उससे ज्यादा डर लगता है जो कि एक तरीका जानता है सिर्फ किक मारने का, लेकिन उस पर 10,000 बार उसने प्रैक्टिस की है। ठीक है, ब्रूसली का स्टेटमेंट है। ठीक है यार, ब्रूसली का नाम सुन के मजा आता है यार, हुई ठीक है, क्या पर्सनैलिटी थी यार। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो कुल मिलाकर के ये आपको शायद समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, अब मैंने आपको शायद समझा दिया होगा, अब आपको समझ में आया मैंने क्यों बोला एम ओमेगा स्क्वायर के हुआ। अब तो माफ कर दोगे ना मुझे उस बात के लिए कि आपको लगा होगा सर ये कैसे कर दिया आपने, एकदम से काट दिया। अब तो क्लियर है कि सर एम ओमेगा स्क्वायर के होता है, बिल्कुल सही बात है सर, काट सकते हो। अच्छा अब सुनो पूरी बात, ये सर क्या निकला, क्या आपको लगता है हाफ एक कांस्टेंट होता है? सर क्या के एक कांस्टेंट? ऑब्वियसली सर एम ओमेगा स्क्वायर वगैरह, हाँ इसका नाम ही स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है,
ए स्क्वायर सर एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट रहेगा। तो क्या आपको नहीं लगता दिस होल थिंग इज अ कांस्टेंट? ठीक है सर। और ये निकली क्या है सर, ये भी देखो सर, ये मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये कहना चाह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हुई, कांस्टेंट भी, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल फॉलो हुआ। मतलब सर समझे नहीं, मैं बताता हूँ। ये पेन है, ये पेन को यहाँ रखा हुआ, इसके पास कुछ एक सर्टेन एनर्जी है, इसके रेफरेंस में कुछ एक 10 जूल एनर्जी पे, फॉर एग्जांपल मान लो, क्योंकि mgh है इसके पास, m है इसके पास अपना मास, ग्रेविटी लग रही है, बिल्कुल लग रही है, हाइट इसके पास कुछ ना कुछ है, मान लेते हैं उसके रेफरेंस में इसके पास 10 जूल की एनर्जी आई। अब जैसे जैसे ये छूटेगा मेरे हाथ से और ये नीचे गिरेगा, अब नीचे गिरेगा तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको गिरता हुआ, फ्रीली गिरेगा लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। तो जब ये नीचे आएगा, हाइट कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, होगी सर। लेकिन जैसे ही इसकी हाइट कम हो रही है, उसी के रिस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी आ जा रही है, क्योंकि अभी ये जीरो वेलोसिटी पे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। क्यों? हाफ एम वी स्क्वायर, वी जीरो है इसका भी, क्योंकि ऐसे खड़ा है जीरो वेलोसिटी पे। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आते ही ग्रेविटी इस पे एक्सेलरेशन करेगी। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी को चेंज करेगी। वेलोसिटी को चेंज करना मतलब वेलोसिटी जीरो से कुछ बढ़ेगी, और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी आएगी। कहां से आई? वो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। जब ये बिल्कुल नीचे पहुंचेगा, अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, इसलिए इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जब ये गिरेगा इस पे। लेकिन उसी इंस्टेंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, जो कि जीरो होगी, क्योंकि इसकी हाइट अब जीरो हो चुकी है mgh से। तो कुल मिलाकर मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, वो काइनेटिक टू पोटेंशियल और पोटेंशियल टू काइनेटिक हमेशा बदलती रहती है। यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में हमेशा बदलती रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। असल में ये जो हाफ के ए स्क्वायर है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कंजर्व्ड है हमेशा। यानी आप किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाओ इस ऑसिलेशन करते समय, यहां जाओ यहां जाओ यहां जाओ यहां जाओ, आपको जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी वो हमेशा हाफ के ए स्क्वायर मिलेगी। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट द समेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी अलग होगी बिल्कुल, क्योंकि उस पॉइंट पर वेलोसिटी अलग है। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी अलग होगी, क्यों? क्योंकि वो पॉइंट कुछ अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पर डिस्प्लेस्ड है। लेकिन इन दोनों का सम हमेशा कंजर्व रहेगा, जो कि मैंने प्रूव किया आपकी आंखों के सामने, और जो कि किसके इक्वल होगा देख लो आप, मैकेनिकल एनर्जी। समझे? समझे? एक बात बोल, मेरी बात समझ में आ रही है कि लग रहा है कि मैं दूसरे को लेगा हूं? ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? ठीक है, अब सुनो मेरी बात, एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास बात है, बहुत प्यारी बात है। पोटेंशियल एनर्जी में सर सोचो कि ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, एक बारी के लिए सोच लो सर। जब ये एक्स मैक्सिमम होगा, एक्स क्या है सर? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। सर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होता है? जब एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड यानी सर एक्स इज इक्वल टू ए होता है। अच्छा, तो सर हाफ के ए स्क्वायर मैक्सिमम? हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल। यानी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ रही है हाफ के कैपिटल ए स्क्वायर, और ये आई एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। अब एट एक्स इज इक्वल टू ए पर ही आप क्या मुझे काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू में निकाल के दे सकते हो क्या सर? वो भी मैक्सिमम आ रही क्या? देख लेते सर। काइनेटिक एनर्जी देखो सर, यहां पे भी अब एक्स के प्लेस पे ए रखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो। क्या दिखा आपको? क्या आप मुझे बता सकते हो कि टोटल एनर्जी कितनी आई? सर देख लो, हाफ के ए स्क्वायर, प्रूव हो गया जो मैं पीछे कह रहा था। दोनों को जोड़ दो, वही आया। मैंने कुछ नहीं करने की कोशिश की, सिर्फ एक बात दिखाने की कोशिश की आपको पूरी कहानी में, वो ये कि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। खुद देखो अपनी आंखों से। अरे ऐसा ही आप यहां सोच सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब एक्स मिनिमम हो, और एक्स मिनिमम होगा जीरो पे। तो जैसे ही एक्स जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी हाफ के ए स्क्वायर के, और उसी समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स जीरो हो जाने पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। वाह सर, ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना चीज तो इतनी ब्यूटीफुल है, खेलते रहो इसके साथ, मन नहीं भरता। क्योंकि ये भी सोचने वाली बात है कि एक्स इज इक्वल टू ए मतलब क्या? एक्स इज इक्वल टू ए सर ये पॉइंट है, और ये पॉइंट पे कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये बात अभी नहीं बोल रहा मैंने पहले दिन पहले लेक्चर में पहली क्लास में बोली थी, शुरुआती 5-10 मिनट के अंदर अंदर बोल दी थी मैंने बात, कि जब ये यहां होता है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पर होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ही था पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ही क्या होती है सर। पोटेंशियल एनर्जी कुछ और नहीं होता बल्कि एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब वर्क डन करता है कोई, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहता है। अब ये मीन पोजीशन से शिफ्ट हो रहा है इधर की तरफ, जैसे जैसे ये दूर जा रहा है इसको पीछे खींचा जा रहा है, लेकिन ये फिर भी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां तक पहुंच गया। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसने मैक्सिमम उस फोर्स के अगेंस्ट मैक्सिमम डिस्प्लेस होकर वहां तक पहुंचा है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल है। ज्यादा नहीं बोलूंगा अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, जितना कुछ बोल सकता था मैंने बोल दिया इसके रिलेटेड। क्वेश्चन एक सिर्फ बहाना है, हमें कहीं और जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी आ जाओ सर। अब इतनी बातें आपने इधर उधर की तो बहुत आपने बातें कर ली हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को भी देख लेते जरा, देख लो। चलो आ जाओ, एक मिनट। देखो चलो,
तो सर पोटेंशियल एनर्जी में हमें ज़्यादा तो नहीं सर, इतना पता चला कि यार ये हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, और एक्स अगर आप बुरा ना माने तो एक्स कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, जिसको हम जनरली पीछे तक वाई बोलते थे, अभी थोड़ा एक्स एक्स बोल रहे हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, हाफ के वाई स्क्वायर बोल दो चाहो तो। और हम जानते हैं कि ये होता है ए साइन ओमेगा टी, बेसिक, बिल्कुल बेसिक। मैं देखो कोई बात उड़ा के नहीं कर रहा, अब अगर आप थोड़ा सा भी चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हो या लेक्चर में पहले दिन से नहीं बैठते हो, जो कि मैं ज़्यादा लेक्चर्स आपको दे नहीं रहा हूँ, तो प्रॉब्लम होगी यार, ठीक है। तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस तरह का कुछ रिलेशन आ गया। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये बना हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर मैं सर ये ना पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, आपको पता भी नहीं चला होगा, हवा भी नहीं लगी, क्योंकि मैंने वैसे पीछे दिखाया आपको, ये चीज़ कुछ है अगर आप सोचो तो, वैसे तो ये मैकेनिकल एनर्जी है देखा जाए तो। और साइन ओमेगा टी चाहे कुछ भी सोलो, साइन स्क्वायर, मैं आपके साथ अच्छा सा डिस्कशन कर लूँ, बुरा तो नहीं मानोगे यार, मैं समझता हूँ भले क्वेश्चन कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो आ जाओ इधर, देखो एक बार के लिए अगर मैं इसे एक बार के लिए कह भी दूँ ना पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम है, तो मेरे ख्याल से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए अगर मैं कह भी दूँ, क्योंकि पीछे आप सोचो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम सर वो तब होगी जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ही असल में, दूसरे शब्दों में अगर आपने मेरी बातों को पीछे दिल से सुना था जो मैं कह रहा था, कान से नहीं दिल से, तो आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ। टोटल एनर्जी बोल दो या मैकेनिकल एनर्जी बोल दो का साइन स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स है, यानी पोटेंशियल एनर्जी की एक ऐसी हल्की फुल्की डेफिनेशन आ गई कि देखो जैसे होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, टोटल एनर्जी से ज़्यादा तो नहीं होगी ना, टोटल एनर्जी का कुछ पार्ट होगी, कितना पार्ट है सर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी पार्ट है। अगर अच्छा, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी आप जानते हो कितना होगा, देखो डिस्कशन की बात आ गई है यार, अब बात बिल्कुल, अब एग्जाम से परे हो गई बात। अब इधर देखो क्या है, ध्यान से समझो, आप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप वो स्टूडेंट जो जिज्ञासु हैं, ठीक है ना, जो बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं चीज़ों को, जिनको मजा आता है इन चीज़ों को समझने में। आ जाओ इधर, ये माय डियर साइन थीटा का ग्राफ होता है, साइन ओमेगा टी का बोल दूं तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, साइन ओमेगा टी का, चलो ए साइन ओमेगा टी का बोल दो एक बारी में, कोई दिक्कत नहीं है, ए ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जो भी है ए, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूजन ना पैदा करते हुए कि ए को ना लाते हुए सिंपल साइन ओमेगा टी बोलते हैं, तो उस समय मैक्सिमम वैल्यू अपनी 1 पे रखेगा, 1 पे 1 होगा उस समय, या मिनिमम माइनस का 1 होगा। ये बहुत बेसिक ग्राफ होता है साइन का, बहुत बेसिक ग्राफ है, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे ही बनता है बोलने में मजा नहीं आता, आपको समझ में आना चाहिए क्यों बनता है इसे, ठीक है। अब सुनो फिर से सर, अब सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी चाहिए, ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा सर। देखो साइन ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी में फ़र्क क्या है, जैसे ही आप किसी चीज़ का स्क्वायर कर देते हो, जैसे समझो कि 2 है, उसका स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन -2 का स्क्वायर कितना होता है सर 4 ही होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी चीज़ का स्क्वायर कर देते हो तो आप उसकी निगेटिव वैल्यू को बेसिकली पॉजिटिव करवा देते हो और कुछ नहीं कर रहे होते हो, क्योंकि सोचो साइन ओमेगा टी का जो ग्राफ है वही ग्राफ रहेगा एग्जैक्टली, कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो निगेटिव पार्ट है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट को तो क्या करोगे आप, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, हाँ थोड़ा साइज बढ़ जाएगा उसका, वो नो डाउट, वो बढ़ जाए पहले थोड़ा, अब बढ़ते हुए भी ऊंचाई में 1 तक था तो ये भी 1 तक ही रहेगा यार, क्योंकि समझ रहे होंगे आप, साइन 90 होती है 1, तो साइन 91 तो उसका स्क्वायर भी करोगे 1 ही होगा, लेकिन ये बढ़ तो जाएगा, लेकिन कहने का कुल मिला के मतलब इतना है कि सर इसका निगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा, बस कहानी में इतना सा ही ट्विस्ट है। अगर आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात कर रहे होगे तो सिर्फ कहानी में इतना सा ही ट्विस्ट है, जो कि बहुत भारी भरकम नहीं है कि आपका नेगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव है। असल में ये कुछ और नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन रहा है, ये आपको जो दिख रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन रहा है। अगर आपको पूछे सर कोई कि ये मैक्सिमम पीक वैल्यू कितनी है इसकी, 1 नहीं सर, क्योंकि सर ये मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी साइन के लिए, लेकिन जैसे ही ये साइन मैक्सिमम होगा यानी 1 होगा, वैसे ही ये 1 की ई से मल्टीप्लाई होगा टोटल एनर्जी से, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी टोटल एनर्जी के इक्वल। मैं शायद आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा कि ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो ये पीक है, ग्राफ बहुत कुछ बोलता है, इसकी बात को कान लगा के सुनो तो सही, बेचारा कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बहुत कुछ बोलना चाह रहा है यार अपने आप में। ये बोल रहा है कि भाई यार देखो ना, एक देख तो लो आप कि पोटेंशियल एनर्जी ये है 0, ठीक है, ये बोल रहा है देखो बढ़ते बढ़ते पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई, यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गई, बोला बढ़ते बढ़ते पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई, ये देखो हो गई। तो ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मैं कह रहा हूं टोटल एनर्जी, इसलिए मत मानो, यहां नीचे देखो, क्योंकि ये मैक्सिमम कब होगी पोटेंशियल एनर्जी, सोचो एक बार एक लिए, जब साइन मैक्सिमम होगा स्क्वायर में, और ये मैक्सिमम वैल्यू हो कितनी सकती है 1, साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, चाहे स्क्वायर कर लो चाहे क्यूज भी कर लो उसका। देखो साइन थीटा हमेशा इतना होता है, ये होता है, अब आप स्क्वायर कर भी लोगे ना भाई इसका,
ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये टर्म यहाँ पे 0 से बड़ा हो जाएगा। स्क्वायर में इसकी रेंज हो जाती है 0 से 1, तभी आप देखोगे साइन स्क्वायर 0 मिनिमम है और 1 मैक्सिमम है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो बता दिया आपको पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होता है। अब कल को मत पूछना कैसा होता है, समझ गए। तो एक्स बस हो गया, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा है, जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब मैं ज़्यादा बोल ही नहीं रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन इतना लंबा था, मैंने मुझे पता है मैंने सच में इस टॉपिक को लिया है, लेकिन मुझे लगता है मैंने एक भी बात गलत नहीं बोली इसमें, ऐसी बात नहीं बोली जो कि टाइम वेस्ट था, सब बात काम की। अब फिलहाल इधर सुनो, क्वेश्चन की डिमांड इतना कुछ नहीं थी। वो बोल रहे भाई यार हमने आपसे सिंपल पूछा हुआ था, इसके बाद की कहानी बताओ ना। हमने आपसे कुछ और पूछा था, मैंने बोला रुक जाओ दिखाता हूँ यार, क्योंकि वो मैथमेटिकल पार्ट है, मैं उस पर ज़्यादा घुसना नहीं चाहता। देखो चलो, मतलब ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ ना कि चीज़ें फील हो पहले। देखो चलो, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, असल में ना एक फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का होता है, वैसे तो कंफ्यूज मत होना इस पर, ठीक है। अगर आप, मुझे तकलीफ इसलिए होती है ना कि यहाँ पे अगर वो स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे बेसिक्स नहीं पढ़े मैथ्स के जो मैं पढ़ाता हूँ, उनको लेके मुझे फिर तकलीफ होती है। वो सोचेंगे कि ये कैसी मैथ्स लग गई, अदरवाइज ये बहुत ईजी है। कॉस टू थीटा के मैं 36 बार बोलता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ कि फॉर्मूले याद रखने हैं, जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ जो फिजिक्स में काम आती है। उससे अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को निकालोगे देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग, कॉस टू ओमेगा टी और अपॉन 2। बस यही कहानी का ट्विस्ट था, क्योंकि ये हो जाएगा 1/4 के ए स्क्वायर और 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी, यानी पोटेंशियल एनर्जी। क्या सर आपसे कोई पूछेगा क्या ये भी पीरियोडिक होती है? हाँ होती है सर, देखो ना ये होती है, लेकिन इसका पीरियड अगर आप ध्यान से देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी आप ध्यान से देखो, ये ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक बार गौर फरमाएंगे, देखेंगे। देखो इन्होंने पूछा था, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एन। बॉडी अगर एग्जीक्यूट करिए सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एन, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? वो मैंने बताई, वो 2n होगी। क्योंकि कहां गया वो, देखो इधर, क्योंकि ये पार्टिकल अगर ओमेगा से जाता है तो ये 2 ओमेगा हो गया। असल में आप कंफ्यूज मत करो, फ्रीक्वेंसी ये भले ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो तकलीफ नहीं है, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही होता है। इसलिए अगर कोई बॉडी ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 2 ओमेगा यानी ट्वाइस हो जाती है। इसका मतलब नहीं समझे जरा, इसका मतलब नहीं समझ पा रहे इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई पार्टिकल 2 सेकंड उसका टाइम पीरियड है, तो उन 2 सेकंड में यानी कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से जाता है, इधर 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 अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है 2 सेकंड में, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। वहीं इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपनी साइकिल को 2 सेकंड में 2 बार बदल देगी, यानी उसका ट्वाइस होता है इसका हिसाब किताब। यानी कहने का मतलब आप यहां से भी समझ सकते हो, आप जैसे इसी ग्राफ में देख सकते हो अपनी आंखों से, एकदम ग्राफ बन गया, मैंने सोचा नहीं था लेकिन बन गया, मजे ये बात ये है। आप इधर देखो, ये यहां से यहां तक अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, लेकिन इसकी साइकिल आप जानते हैं यहां से यहां तक 2 साइकिल बन गई। बहुत भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये सोच के नहीं बनाया था ये ग्राफ, लेकिन ये किस्मत ही ऐसी बैठी कि बिल्कुल सेट हो गया। दिखाता हूं, रुक जाओ। इसे 2 साइकिल का हो गया। आप कभी कभी बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, सर इस साइकिल आपने, जैसे मैं बताता हूं कंफ्यूजन क्या रहता है। देखो कंफ्यूजन ये रहता है कि सर ये एक साइकिल बोल रहे हैं आप, सर इसको क्यों नहीं बोल रहे आप एक साइकिल, ये क्यों नहीं हुआ एक साइकिल, यहां से यहां तक होना चाहिए था एक साइकिल, क्योंकि साइकिल का मतलब जो जहां से जहां पहुंच गया वापस जहां से चला था। तो सर 0 से चला था 0 पे पहुंच तो गया, तो ये साइकिल होना चाहिए, ऐसा मन में क्वेश्चन अगर आपके आता है तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं सर, मैं साइकिल कभी भी इसको नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इस पूरे को साइकिल जो आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सर जो भी अब इसके बाद बनेगा वो इसको रिपीट करता है, ये येलो वाला एग्जैक्टली व्हाइट को रिपीट कर रहा है, समझ रहे हो आप? अगर आप इसको बोल लेते कि एक साइकिल है तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि वो बदल रहा है, वो अभी नीचे चले गया, वो अभी ऊपर चलेगा। नहीं, साइकिल नहीं है, साइकिल मतलब जो एग्जैक्टली अपने को रेप्लिकेट करता रहे। लेकिन जब आप इस ग्राफ की बात कर रहे हो, अब आप मुझे बताओ इसमें ऐसी कौन सी एक बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है इसका जो बार बार रिपीट हो रहा है? तो सर आप समझ पा रहे होगे, इसमें बार बार जो रिपीट हो रहा है वो सिर्फ ये है, इसकी एक साइकिल यही है कंप्लीट। इसकी साइकिल इतने में निपट गई, लेकिन इसकी साइकिल इतने में निपटी कहना बहुत गलत है। इसकी साइकिल यहां से यहां तक में निपटी है एक। आप यही बात समझिए सर, इतना भी मुश्किल नहीं कह रहा मैं कि आप इतने भोले बन रहे हैं। अब आप देखो सेम चीज में उसकी एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना भी लगा, इसने उतने में ही अपनी 2 साइकिल कंप्लीट कर ली। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी 2f होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये मैथमेटिकली और ग्राफिकली दिख रहा है आपको, ज्यादा नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया। टाइम भले ही लेते हो सर आप, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हो, ये बात तो माननी पड़ेगी आपकी। ऐसे अपने आप को वो करना पड़ता है, मोटिवेट, क्या करें यार, झूठी तारीफें करनी पड़ती है, ठीक है? समझिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
आपको एक काम दे दूं मैं क्या? आप काइनेटिक एनर्जी के लिए भी ये काम कर सकते हो क्या? पता कर सकते हो क्या होता होगा? करना जरा सर, देखते हैं। आप मुझे बताना काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या है। शायद समझ पा रहे होंगे आप बात को, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं ना और फिजिकल लेवल पे बोल सकता हूँ, लेकिन आप बोलोगे सर यार ज़्यादा भूल गए आप। नहीं बोलता। अदरवाइज आप ना पेंडुलम से सोचना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ कहाँ पर हो रही है, एक टाइम पीरियड के दौरान कितने बार हो रही है। देखो सोचो, हिंट दे दिया। अब इधर आ जाओ। अ पार्टिकल ऑफ मास m is released from rest and follows as a parabolic path as shown, assuming that the displacement of the mass from the origin is small, which graph correctly depicts the position of the particle as a function of time. पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ है। और अच्छी बात क्या है कि पार्टिकल ऑफ मास m is released from rest and fall, यानी कि ये रेस्ट से छोड़ा गया, यानी इसका मतलब यहाँ कहीं से छोड़ा गया पार्टिकल। अब ये पार्टिकल यहाँ से जाएगा यहाँ, और यहाँ से उतना ही डिस्टेंस ऊपर जाएगा, और फिर ये ऐसा करता रहेगा, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन चलता रहेगा, एक ऑसिलेशन परफॉर्म होता रहेगा अगर वो फ्रिक्शन लेस वगैरह वगैरह आइडियल कंडीशन है तो इस तरीके से ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होते रहेंगे। बोल रहे कि एक्सटी ग्राफ बताओ। सर जितना हमें सोचते हैं ना, इतने भी ऐसा नहीं कि हमें समझ नहीं आती बातें, हमें सब आते समझ में, क्योंकि सर आपने पहले दिन ही हमें बता दिया था कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी भी इक्वेशन हो सकती है। आपने अगर मेरा पहले लेक्चर देखा था, या x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी भी हो सकती है। सर दोनों कैसे हो सकती है? सर ये तब होती थी जब आप मीन पोजीशन पे बैठे होते थे इनिशियली। मैं रटाऊंगा नहीं चीज़ों का भी यार, मैं सिर्फ रिविजन करा रहा हूँ इस चीज़ का, क्योंकि इसकी डिटेलिंग मैंने पहले बोल दी है। और ये तब होती थी सर जब आप ऑलरेडी मैक्सिमम पोजीशन पे रहते थे, यानी मैक्सिमम पोजीशन पे रहते थे। क्योंकि आप खुद सोचो, जब आपका टी जीरो है तो आपका एक्स कितना आ रहा है? यहाँ ए आ रहा है, यानी टी जीरो पे एक्स ए, यानी एक्स ऑलरेडी मैक्सिमाइज है। और ऊपर वाले में देखो, जब टी जीरो रख रहे हो एक्स जीरो है, यानी टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे बैठा। तो मैंने मेरे ख्याल से बेस्ट चीज लिख दी आपके लिए। अब अगर ये क्वेश्चन आपको देख के दिख रहा होगा कि एकदम से जब ये मैक्सिमम पे बैठा हुआ, इसका एक ही मतलब है सर कि ये सेकंड इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। फिर ये सेकंड वाली इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, और सेकंड वाली इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, इसका एक ही मतलब है सर कि ये कॉस के ग्राफ को फॉलो करेगा। और कॉस के ग्राफ को फॉलो करेगा तो सर इनमें से कॉस का ग्राफ ये होता है ये होता है, नहीं सर साइन का है, ये होता है, नहीं सर ये है सर कॉस का ग्राफ। ज़्यादा तकलीफ में मत आओ, बहुत बेसिक है, बहुत बहुत बेसिक है, हर चीज़ पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। अचानक से नहीं आ जा रही क्वेश्चन। यहाँ देखो ना, मैक्सिमम वैल्यू है, ये असल में ए होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, ये उसी में माइनस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बीच में इसकी वैल्यू हमेशा आएगी, एक्स की वैल्यू इनके बीच में ही आ रही है, जहाँ भी आ रही है आपको दिख रही होगी। मेरी बातें ध्यान से सुनो यार। यार है कोई मेरी तरह जो सोचता है, समझता है, जैसे मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? प्लीज़ नीचे लिखा करो यार कमेंट सेक्शन में भाई। पता चल रहा मैं लगा रह गया अकेले अकेले यार। ठीक है, 10 12 20 25 व्यू में बैठा का बैठा रह गया। मेरी ऐसी मेंटेलिटी के लोग मिल ही नहीं रहे। दूसरे गोले में मुझे लगता है मुझे बृहस्पति ग्रह में होना चाहिए था, गलती से पृथ्वी में आ गया। द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ काइनेटिक एनर्जी, ये द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आया है, इसलिए देख रहे हो एग्जाम से हम कैसे कर रहे हैं, रिवर्स लर्निंग कैसे चल रही है हमारी, क्वेश्चन के द्वारा हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट को। आ जाओ दोबारा। द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ काइनेटिक एनर्जी। देखो चलो, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये टर्म आते हैं तो खुशी की लहर से दौड़ उठती है दिमाग के अंदर। ठीक है, देखो ये होता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी। यार ये बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। यार सर क्या मजाक कर रहे हैं हमसे? और क्या पूछ रहे हैं? टोटल एनर्जी यार रिस्पेक्टिवली टोटल एनर्जी कितनी होगी बोल रहे हैं। अब टोटल एनर्जी जो भी होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है सर हम समझ गए। और लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम, यार सर डरा रहे हैं तो। अच्छा देखो सर, आप इस बार बताओ, काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, क्या आप मुझे बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब ये चीज मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसमें एक ही डिटरमिनेंट टर्म है कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकता है? 1, क्योंकि साइन और कॉस अपनी वैल्यू 1 ही रखते हैं मैक्सिमम, कभी भी 1 से ऊपर जा ही नहीं सकते, चाहे स्क्वायर करो या पावर 100 कर दो, कुछ भी कर दो। इसका मतलब सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और तब उस हिसाब से के इसकी वैल्यू ये हो जानी चाहिए। यानी मैं गलत तो नहीं हूँ सर? नहीं सर बिल्कुल गलत नहीं हूँ। अब मुझे बताओ, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, के नॉट, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम कितनी होगी? सर के नॉट ही होगी। बस फर्क इतना है कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी पोटेंशियल मिनिमम होगी, और जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगी काइनेटिक मिनिमम होगी। लेकिन आप यार, तकलीफ है क्या? तकलीफ है? नहीं सर तकलीफ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी सर मैक्सिमम उतनी तो होगी जितनी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जो कि के नॉट हुई है। और टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी भी सर वही होगी जो काइनेटिक और पोटेंशियल की मैक्सिमम होती है, यानी ये भी के नॉट होगी। सर दिमाग के ऊपर से चलेगा सब कुछ, पता नहीं क्या क्या तो बोलने में लगे हुए आप। नहीं समझे आप, लेकिन नहीं समझे आप। अब आपके साथ हो ही जाए यार। देखो आप बोल रहे सर हम तो समझे नहीं कुछ, पता नहीं क्या क्या तो आप पढ़ा रहे। देखो चलो अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या पढ़ा रहे हम। आप तो इसका मामला ख़त्म ही कर दे यार, या तो ये एनर्जी रहेगी या तो हम ही रहेंगे भैया। ठीक है सर, रहेगी तो एनर्जी, हम तो कहाँ रहेंगे। देखो समझे बात को, इधर देखो, देखो अब ध्यान से प्लीज़
सुन रहे हो? देखो इधर, आप मुझे बताओ, अगर ना यार, अगर हम आ गए बहुत उस पर आ गए बिल्कुल, अब बिल्कुल मजाक पे आ गए हम अपने। देखो अब ध्यान से, ये मान लेते हैं मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? मैक्सिमम। क्यों सर? क्योंकि सर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब मैं ज़्यादा मैथ्स में घुस घुस के नहीं बताऊंगा कि क्यों होती है मैक्सिमम ए ओमेगा वगैरह, भाई फील है यार। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ये हमें पता है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है कहाँ पर सर? एक्सट्रीम्स पे। एक्सट्रीम्स पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे शायद। अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी और उल्टा, और फिर वही बातें यहां होती है, यानी यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि यहां पहुंचने तक पार्टिकल दम तोड़ देता है, जीरो हो जाती है इसकी वेलोसिटी, इसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी यहां मिनिमम हो जाती है, नहीं जीरो हो जाती है। और इसका मतलब वही बात कि यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, नहीं जीरो हो जाती है। दूसरे शब्दों में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दम तोड़ देती है। क्यों? क्यों मिनिमम हो जाती है? क्यों हो जाती है सर? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही यही है कि जब वो जितना डिस्प्लेस्ड होगा उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। वो बोल रहा है भाई मैं आके बैठ गया जहां चाह रहे थे तुम, अब बोलेगी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ये पार्ट इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कुछ ना कुछ है, लेकिन अभी यहीं आके बैठ जाएगा, कितनी हो जाएगी? जीरो। यानी जब मीन पोजीशन पे आके बैठ जाए तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब सर पोटेंशियल, अगर मैं एक एक करके अब ग्राफ बनाऊं, देखो मान लेते हैं मैं एक ग्राफ बना रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी का, ब्लू कलर से बना देता हूं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। किससे बनाता हूं? ब्लू कलर से। अभी किस्सा ही खत्म कर देते हैं ना, मैं कह तो रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और काइनेटिक एनर्जी को लेटेस्ट से हम येलो से बना देते हैं काइनेटिक एनर्जी को। गॉट इट? ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी को पहले बनाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर? मिनिमम है कि नहीं है? इस सेंटर पे मिनिमम मतलब कितनी? यहीं पर रख दो सर जीरो, और यहाँ पे सर मैक्सिमम है, तो सर बोल दो लो, और अब फिर मिलांगे सारा सजना, सारा सजना, पता नहीं कुछ तो है गाना ऐसे, लेकिन मज़ा आता है जो भी है सुनने में। ठीक है, बाकी समझ में तो नहीं आता, लेकिन और अब फिर मिलांगे, ऐसा ही कुछ है। ये बना नहीं बना पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी देखो सर मिनिमम है, मैक्सिमम है, बहुत बढ़िया सर। और मैक्सिमम बिल्कुल सिमेट्रिक होगी दोनों तरफ, इसलिए ऐसा बनाया ग्राफ, क्योंकि आप जानते हो उसको सिर्फ एक्स से मतलब होता है, क्योंकि अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर होना है। अगर आप भाई थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो ना, मेरी बेसिक मैथमेटिक्स देखिए, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी कभी पढ़ा है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला का ग्राफ होता है, इसी कारण ऐसा बना। ज्यादा कंफ्यूज मत हो फिर, अदरवाइज अगर नहीं पढ़ा तो आप सिंपल समझो कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है, वो तो आप फिजिकल लेवल पे समझ पा रहे हो, और वहाँ मैक्सिमम, बस आप समझ गए। अदरवाइज कोई ज़्यादा ही मैथ लगाना चाह रहा था तो उसको मैंने हिंट दे दिया, बाकी ज़्यादा हिंट नहीं देते हम। अब इधर देखो, आ जाओ इधर, वो उसका ग्राफ कैसा है? येलो कलर का। सर ये बताओ काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम है? हाँ सर मैक्सिमम है, ये हो गई लो मैक्सिमम, और यहाँ पे सर मिनिमम। अच्छा जी, अच्छा चलता हूँ, यही मेंस में आया है क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है इसी पर घुमा फिरा के, एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बस बन गया, आप समझ में आ गया। अरे गौर करने वाली बात है, आप गौर करें इस बात का। आपने पीछे देखा होगा, जब मैंने अभी पीछे पीछे पढ़ा रहा था, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी? हाफ के ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम कितनी थी? हाफ के ए स्क्वायर, इससे पहले। यानी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम हमेशा सेम होगी यार, क्योंकि वो कुछ और नहीं बल्कि यही तो है टोटल एनर्जी, जो हाफ के ए स्क्वायर होती है। अब आप ग्राफ देखिए, बहुत ब्यूटीफुली समझ सकते हो कि सर जब अपने पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, नहीं सॉरी किसका ग्राफ है? ब्लू वाला सर, पोटेंशियल का। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है सर, काइनेटिक जीरो है। जैसे जैसे पोटेंशियल ने घटना चालू किया, देखो 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 घट रही है, काइनेटिक ने बढ़ना चालू किया सर, बढ़ना चालू किया। जैसे जैसे पोटेंशियल घटते घटते जीरो हो गई, काइनेटिक सर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई। फिर काइनेटिक ने बोला भाई, काइनेटिक ने बोला मैं घट रही, पोटेंशियल ने कहा भाई मैं बढ़ रही, कहानी खत्म सर। अब मैं कुछ कहना ही नहीं चाह रहा आपसे, आप खुद मुझे देख के बताओ कि क्या जो काइनेटिक, ये जो वैल्यू आ रही है, दिस इज व्हाट द मैक्स, ये वैल्यू किसकी है सर? ये वैल्यू ब्लू वाली की, यानी पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है एक तरह से देखा जाए तो। ये वाली क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर सर मैं आपको उसी समय कह दूं कि ये क्या है, फिर ये सर आप बोलोगे कि ये एक तरह से काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। क्या आप इस ग्राफ से सारी बातें क्लियर नहीं कर पा रहे कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू वही है जो पोटेंशियल एनर्जी की है, और ये वही है जो टोटल एनर्जी है? इसमें कुछ है ही नहीं, रटने वाली बात नहीं है भाई यार, इसमें एग्जाम होते रहेंगे, पहले टॉपिक देख लो, इतना ईजी था। अब आप मुझे बताओ, मैं कुछ कहूँ इस पे? क्वेश्चन पे पूछ रहे यार कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मैंने कहा ठीक है भाई सही दे रखी है आपने, हाँ ठीक है समझ गए हम आपकी बात, ठीक है हाँ हो गया। कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये ग्राफ कॉस कॉस ही है। कॉस का ग्राफ कैसा होता है? यही दो होता है सर, ऐसे ही देखो ना, उसी ग्राफ का एक पार्ट है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आई सर, के नॉट। तो जितनी एक बार काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई वही अब पोटेंशियल एनर्जी की भी मैक्सिमम होगी किसी और इंस्टेंट पर। जब काइनेटिक जीरो हो जाएगी तब हो जाएगी, लेकिन होगी तो इतनी, और टोटल एनर्जी भी उतनी होगी जितनी काइनेटिक। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम सर, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बोल के आपने इतना बोल दिया ना सर, पका दिया बिल्कुल आपने ढंग से। इसका आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। मैं आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा ना, बस मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो मेरा पढ़ा हुआ ना समझ में आ चलेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कंफ्यूज कर लूँ। इसलिए मैं चीज़ों पे लाइनें यूज़ करनी होती कर लेता हूँ फटाफट से भाई। आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे ऑफ इट्स पॉइंट। आ जाओ, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब कम बोलना पड़ेगा मुझे। सिंपल हार्मोनिक व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे, पार्टिकल कितने, हाफ वे ऑफ एंड पॉइंट। समझ गया बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है, ये ओ है, ये ए कॉमा जीरो का पॉइंट होगा, एक बारी के लिए मान लो ऐसा। तो पार्टिकल है यहाँ कहीं पहुँचा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए बाई टू कॉमा जीरो टाइप का होगा, क्योंकि वो हाफ वे पहुँचा है अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की। तो कुल मिला के एक्स की वैल्यू ए बाई टू रखनी है आपको यहाँ पे, और क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है देख लो, हाफ के एक्स स्क्वायर यानी ए बाई टू का स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर कितना 4, ये हो जाएगा 1/8 के स्क्वायर। सर यार क्या क्या करने में लगे हुए आप। पूछा क्या था, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद अ पार्टिकल इज, ठीक है। तो 1/4 ही हो गया सर, 1/2 के ए स्क्वायर हो गया। अगर आपको सर कुछ तो याद होगा ही आपको एटलीस्ट कि ये 1/4 टाइम्स ई हो गया। ई क्यों बोले सर, ई क्योंकि टोटल एनर्जी है, इसको मैं टोटल एनर्जी कह रहा था। और देखो ध्यान से जाके टोटल एनर्जी इतनी है, क्योंकि सोचो जिस इंस्टेंट में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी वही आपकी टोटल एनर्जी कहलाएगी ना, क्योंकि जिस समय पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी काइनेटिक जीरो हो जाएगी, और सम टोटल एनर्जी का वही आएगा जो पोटेंशियल मैक्सिमम का आएगा, यानी हाफ के स्क्वायर। ज़्यादा नहीं बोल रहे, समझ में आ गया आपको। मेरा मकसद होता है दिखा के समझ में आ जाए, ज़्यादा बोल के क्या कर लोगे, बोलने में कुछ नहीं होता, दिख के दिखना चाहिए ना यार, ठीक है, दिखना चाहिए सर। एनर्जी होनी चाहिए पूरी की पूरी समझने की यार, प्लीज़ लगाया करो। बजते बजते 12:12 हो गया। अब देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास एम ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिन लगा देता हूँ मैं, शुरू करा था 11 तारीख को, बज गई 12 तारीख। अ पार्टिकल ऑफ मास एम ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन पॉइंट्स x1 एंड x2 द इक्विलिब्रियम। वो पिछला क्वेश्चन का आंसर आ गया ना, ठीक है आ गया। बोला पार्टिकल ऑफ मास एम ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन पॉइंट्स x1 एंड x2 द इक्विलिब्रियम पोजीशन बीइंग ओ, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज प्लॉटेड। भाई मजाक कर रहेगा हमारे साथ, अभी तो पीछे ग्राफ बना के दिखाया आपको। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पूछ रहे हैं। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इतना तो पता है सर हमें कि अगर इन दो पॉइंट के बीच में आ रही है तो एक्सट्रीम पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होती है। याद करके नहीं बोल रहा मैं, बहुत कुछ समझ के बोल रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होती है और मिड पे जीरो होती है। बस ऐसा ग्राफ कहीं पे नजर आ रहा होगा तो ये ग्राफ है आपका, पहला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। और यही अगर काइनेटिक एनर्जी पूछ लेते बाई चांस, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फिर ये चीज काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो जाता, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने बच्चों से जब बनवाता हूँ ना कभी ग्राफ, सिर्फ उनसे इतना ही पूछ लेता हूँ कि भाई ग्राफ बना के दिखा दो जो मैंने अभी बनवाया था पीछे। तो कई बार बच्चे गलती करते हैं, देखो कैसा ग्राफ बनाते हैं, वो ऐसा ग्राफ बनाते हैं, जैसे ऐसा बनाया, ऐसा कुछ बना दिया। ध्यान रखना कि ये ऐसे होने चाहिए बिल्कुल टॉप में, तब समझ में आएगा कि आपको समझ में आई बात। कुछ को अभी भी समझ नहीं आई मैं कहना क्या चाह रहा था। देखो, displacement between maximum potential energy position and maximum kinetic energy position for a particle executing simple motion. Displacement between maximum potential energy position and maximum kinetic energy position. क्वेश्चन है भाई ये। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होती है सर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे होती है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है सर, सर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे होती है, या सर यहाँ पे भी होती है। तो सर अगर हम एम्पलीट्यूड वगैरह की बात कर रहे हैं तो ये तो सर ए डिस्प्लेसमेंट हो गया, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो माइनस का ए हो गया अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म से बात कर रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस कितना है, प्लस माइनस का ए। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है, बी सही है, ठीक है। पोजीशन पूछी थी ना। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक। भाई टोटल एनर्जी, यार कैसी बात करते हो आप। टोटल एनर्जी सर हाफ के ए स्क्वायर आई थी, मतलब वैसे हम जनरली हमारा एम्पलीट्यूड कैपिटल ए होता है, लेकिन ये स्मॉल ए बोल के चल रहे हैं तो इनका भी दिल रख लो। हमारे अकॉर्डिंग ये होती है ना टोटल एनर्जी, हमने आराम से देखा कैसे आती है पीछे से, और ये किस पे, के और ए पे डिपेंड कर रही है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट। अब देखो आ जाओ भाई, आ जाओ ध्यान से आ जाओ, अब आ जाओ, नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट अब समझो यहाँ से बात होगा।
देखो जब आप कहते हो ना F इज इक्वल टू के एक्स टाइप का, जनरली आप माइनस के एक्स बोलते हो अगर आप डायरेक्शन वगैरह ले रहे हो साथ में, तो जो के होता है ना, दिस के इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, यही है फोर्स कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट था, इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह रहे थे। इन जनरल उसे फोर्स कांस्टेंट कहना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार स्प्रिंग हो, कभी सिंपल ब्लॉक हो सकता है जो किसी भी कारण से ऑसिलेट कर रहा हो। नींद से आ रही है यार, सो जाए क्या? जब मुझे लगेगा ना कि मेरा दिमाग सोने लग गया, मैं सो जाऊंगा, ठीक है, फिर हम चल देंगे सोने के लिए। आपको पता है अपने को दिलासा देने के लिए क्या करता हूँ मैं, देखो, ताकि अकेलापन सा ना महसूस हो ना यार। देखो दिख रहा कुछ? अपने वीडियो चला के अकेलापन सा। हाँ आप तो देखोगे नहीं यार, ऐसी व्यू जैसे ही बढ़ाएं, और क्या करें। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर मुझे अपनी आवाज़ सुनने में ना मज़ा आता है, इसलिए मैं मोटिवेट होता हूँ अपना लेक्चर सुन सुन के। मैंने बोला क्या बंद करें, मैंने बोला चला के वाईफाई का इस्तेमाल कर लेते हैं अच्छे से। अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट इतना एंड डिस्प्लेसमेंट इतना हैज़ अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इतना। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको फोर्स कौन, अच्छा इसकी यूनिट देखो न्यूटन पर मीटर होनी चाहिए ना, इसीलिए आपको दिख रहा होगा। तो आपको जो के दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर, ठीक है सर। एंड डिस्प्लेसमेंट को एक्स चाहे तो एक्स बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.01 मीटर में समझाऊंगा इसका मतलब। एज अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी जो इसके पास है वो कितनी है, इसके पास 160 जूल। तो पूछा गया कि इट्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब समझो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग सिर्फ मात्र इतना सा है कि एक ऑसिलेटर है, उसमें कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया, मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ, मान लेते हैं 0.01 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ, उस समय इसमें फोर्स कांस्टेंट के लिए, असल में फोर्स कांस्टेंट के लिए उस समय इस समय से डिपेंड नहीं करती, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। यानी जितना भी आपने डिस्प्लेस किया फोर्स पर यूनिट, वो एक्स निकल जाता है आपका के। और आपको ये बात पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से कि हर डिस्प्लेसमेंट पर ही फोर्स डिपेंड करता है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो जैसे मैं एक बार ये समझो कि डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स हो गया, तो ऑटोमेटिकली फोर्स भी 2 टाइम्स हो जाएगा, जिससे ये नेट कट जाएगा और के कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा। तो कुल मिला के अगर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग इन्होंने बताया कि ये के की वैल्यू आ रही है, ये इसकी वैल्यू है, और टोटल एनर्जी की वैल्यू भी इवन बता रही है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस समय, तो निकाल लेते हैं। देखो हमें पता है सर कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या निकलेगी इस पर्टिकुलर टाइम पे, जब वो 0.01 मीटर तक डिस्प्लेस्ड रहेगा, तो उसकी वैल्यू निकलेगी सर हाफ के एक्स स्क्वायर। आप मुझे बताओ, हाफ दे रखा, के की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁶, एक्स कितना है 0.01, यानी हम कह सकते हैं 1/100 का स्क्वायर। कुल मिला के 2 से 2 कट गया, 10⁻⁶, नीचे 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा, ऊपर आके 10⁻2 बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100। यानी 100 आपके पास जो निकली वैल्यू निकली पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल रही है 100 जूल। पूछा गया क्वेश्चन में पूछा हुआ कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी 160 जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर दी। अगर क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये बनता तो ज़्यादा बेटर रहता कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो आपने निकाल दी 100 है और टोटल आपको दे रखी है 160, तो तब आप काइनेटिक बताते कि 60। अदरवाइज इन्होंने सिंपल पोटेंशियल ही पूछी है, तो पोटेंशियल तो सीधे दिख रही है। ओह माय गॉड, अभी हो गया था बाहर में गेम से। पोटेंशियल तो सीधे दिख रही है ना, 100 जूल ही आई हमारी निकल के। कोई पूछे काइनेटिक कितनी है, तो सर यहाँ पे काइनेटिक, अभी काइनेटिक की वैल्यू इस पर्टिकुलर जून पे निकाल लो कितनी है, 60 है। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है इसका मतलब, क्योंकि एक्सट्रीम होता तो पूरी 160 आती ना, समझे बात को। देखो इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ, रुक जाओ यार गर्मी सी हो गई यार, लेट मी ओपन द विंडो। ठंडी ठंडी सुरीली से हवा आ रही है एकदम, ब्रिज बिल्कुल अरब सागर से आ रही है सीधे। थोड़ी नॉइस भी आ सकती है, सागर की वो लहरें उठती है ना इसलिए। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 द एम्पलीट्यूड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/2, अच्छा डिस्प्लेसमेंट इज, अच्छा आप एक्स से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, नाराज तो नहीं हो रहे, पहले वाई से करता था, अब वो अभी थोड़ा एक्स आ रहे हैं ना ज़्यादा, इसलिए बोल दिया। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/2, when the displacement is 1/2, when the displacement is 1/2 of the amplitude, what fraction of the total energy is kinetic? कर लेंगे सर। कुल मिला के अगर आपको समझा दूँ, क्योंकि देख देख के चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। ये अगर a,0 है, ये -a,0 है, और ये 0,0 है, तो उस समय यहाँ कहीं पे बोल रहे हैं कि a/2,0 टाइप का पॉइंट जो होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बातें करने लग गए थे। बोल रहे थे कि भाई व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज ना, तो
टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन काइनेटिक है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। कुल मिला के आप कैलकुलेट कर लो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फिर टोटल एनर्जी हमें पता रहता है, हम आइडिया लगा लेंगे, देख लेंगे। आप इतना कर लो, एटलीस्ट पता कर लो कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है। सर हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिपेंडेंट। चलो एक एक करके कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी होती है सर हाफ एम वी स्क्वायर, गॉट इट। मुझे बतानी है, लेट्स इस पॉइंट पी कह लेता हूँ, तो पॉइंट पी पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तभी तो मुझे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी मिलेगी। तो मैं सर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी जब निकालने लगा तो मुझे पता चला हाफ एम और वी मुझे पता है सर, वी का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट वाई स्क्वायर कहते थे हम, लेकिन अभी एक्स पे बात कर रहे हैं तो एक्स ही कह लेते हैं। तो स्क्वायर करोगे तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, और यहाँ पे एक्स लिखता मैं, लेकिन एक्स की वैल्यू दिख रही है a/2 है, डायरेक्ट कर लेते हैं, ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। आई डोंट थिंक कि आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा। एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यहाँ बचेगा 4a में से a गया तो 3a स्क्वायर बाय 4, गॉट इट। ठीक है सर, बहुत सुंदर से समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ, मान लेते हैं कि टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी पूछा था। टोटल एनर्जी का मान लेते हैं x फ्रैक्शन आपका काइनेटिक एनर्जी आता है, टोटल एनर्जी का कुछ x फ्रैक्शन आता है मान लेते हैं, निकाल लो ना इस x को। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है सर? टोटल एनर्जी होती है सर हाफ के ए स्क्वायर इंटू एक्स बराबर काइनेटिक एनर्जी कितनी आई सर? काइनेटिक एनर्जी मेरी कैलकुलेट हुई है, देखो मेरा अपना अपना स्टाइल होता है, आप भी इससे कर सकते हो। एम ओमेगा स्क्वायर को इफ यू वांट आप सिंपल के बोल सकते हो, तो ये हो गया के 3a स्क्वायर बाय 4। तो आप हाफ के ए स्क्वायर और हाफ के ए स्क्वायर डायरेक्ट कट रहा है, अपना अपना स्टाइल होता है सॉल्व करने का, आपका कुछ और हो सकता है, ठीक है। x बराबर मेरे हिसाब से 3/4 आ रहा है, अगर मैंने कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं किया तो मेरे हिसाब से 3/4 हो रहा है। सर आप ना अपने अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कैलकुलेशन, हो सकता है आप किसी दूसरे तरीके से सोचते हो चीज़ों को, लेकिन मैं अक्सर लगभग ऐसी तरीके से सोचता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अदरवाइज बहुत और तरीके हो सकते हैं, आप ये भी कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पर निकल के आई है इसमें से हाफ के ए स्क्वायर को मैं अलग कर देता हूँ, हाफ के ए स्क्वायर को मैंने सिंपल अलग कर दिया, अब जो कुछ बचा मेरे पास वो 3/4 है। अब मैं कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये ऑटोमेटिकली टोटल एनर्जी निकली और ये उस हिसाब से 3/4 आ गया। वही की बात है, ले देखिए, ठीक है। तो आप समझ लेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप आगे बढ़ते हैं। A loaded vertical spring executes simple harmonic motion with a time period of 4 seconds. The difference between the kinetic energy and potential energy of the system varies with a period of. बोलिए कि a loaded vertical execute with a time period of 4 seconds. देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आपको अगर याद होगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर ये ए साइन ओमेगा टी टाइप का है, यानी अगर ये ओमेगा टी टाइप का है, तो मैंने आपको दिखाया था कि काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको दिखाया था वो अपने आप को डबल टाइम्स कर दे रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जा रही है। आगे कुछ भी वैल्यू मैं लिख नहीं रहा जानबूझ के, ऑल्दो मुझे याद है, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि उसकी वैल्यू कुछ 2 ओमेगा टाइप की हो रही थी, भले वो साइनो कॉसो डजंट मैटर। मैं कुल मिला के इतना बताना चाह रहा हूँ कि पीछे मैंने दिखाया था ग्राफ के थ्रू भी आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट अगर अपने आप को एक टाइम पीरियड में मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में 4 सेकंड में अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियली 2 सेकंड में अपने आप को रिपीट कर दे रही होंगे, तो 4 सेकंड में वो 2 बार कर चुकी होंगी वो काम जो वो एक बार कर रहा है। इतना सही बात है, क्वेश्चन देख के करने वाला है। द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक, अब काइनेटिक एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी वही होगी और पोटेंशियल एनर्जी की भी वही होगी, क्या उससे दोगुनी फ्रीक्वेंसी है। दोगुनी में 4 का दोगुना 8 मत बोल देना कहीं, ये टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में फर्क है। देखो ज्यादा इधर उधर की बात करने से चल ग्राफ बना के दिखाता हूँ, क्योंकि दिखता है जो वो अच्छे समझ में आता है। इधर देखो, आपको याद होगा ये वाई का ग्राफ है, और उसी इंस्टेंट पर अगर आपको याद होगा वो वाई के ग्राफ कैसे, जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया था वो कैसा बना था सर? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा बना था, ये बना था। और इसी तरह का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का बनता है, बस वो ऊपर से नीचे को ऐसा आता है, वो ऐसे करके आएगा, उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है जो पीछे बनाया था, जस्ट उसी को बना रहा हूँ, ये वाई का ग्राफ है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक में आने में 4 सेकंड लगते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ भी 4 लगेंगे, लेकिन इसने 2 सेकंड में ही अपना काम कर दिया, 2 सेकंड में ही अपने को रिपीट कर दिया, फिर 2 सेकंड में एक और बार रिपीट कर दिया, यानी इसने 2 बार रिपीट कर दिया अपने आप को। तो क्वेश्चन क्या था? द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वेरीज विद द पीरियड ऑफ, कितना पीरियड क्या है उनका? सर 2 सेकंड का पीरियड है, हर 2 सेकंड में अपने आप को रिपीट कर रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का भी 2 सेकंड है, पोटेंशियल एनर्जी का भी 2 सेकंड है, दोनों को घटाओगे तो भी 2 सेकंड आएगा ना यार, इसीलिए सर 2 सेकंड इसका आंसर होना चाहिए। आई थिंक आप समझे होंगे मेरी बात को, 8 मत कर देना, 4 मत कर देना, ठीक है। वो सीधे अब दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन कैसे लिंक कर रहा है, वही क्वेश्चन आ रहे हैं, एक डीप अंडरस्टैंडिंग अपनी होनी चाहिए। अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए, एट व्हाट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो,
मैं आपको वैसे डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि इस पोजीशन, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, यानी इस पोजीशन पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, लेट से पोटेंशियल एनर्जी जो निकलेगी वो कितनी होनी चाहिए, बोल ले व्हाट इज 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, यानी 1/4 हो जाए टोटल एनर्जी की। मान लेते हैं वो पूछा गया है ना कि वो किस डिस्टेंस पे होगा, मान लेते हैं सर एक्स डिस्टेंस पे होगा, क्या तकलीफ है, मानने में कुछ जा रहा है क्या किसी का? नहीं सर, जा भी रहा था तो हम फिर भी मान लेते। आप क्या सोच रहे? ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सर, हाफ की एक्स स्क्वायर। मैंने सिर्फ मैथमेटिकली उस बात को लिखा जो उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा था किस पॉइंट पे, मैंने कहा लेट से एक्स डिस्टेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है टोटल एनर्जी की हाफ, सॉरी 1/4। तो 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल कितनी है सर, हाफ के, अगर आपने एम्पलीट्यूड ए माने तो ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया यार। मुझे लगता है जैसी मुझे अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपको भी आनी चाहिए। अब ये मत सोचना कि सर आप तो पता नहीं कब से पढ़ा रहे होगे तब, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल चीज, सिंपल थिंकिंग रिक्वायर्स करेज रादर देन इंटेलिजेंस। आप एक हल्का सा करेज रखो, साहस रखो, देख के भाई सिंपल जो दिख रहा है वही तो बोल रहे हैं यार, झूठ बोलना तो डरते ना यार। ठीक है, हाफ के कट लिए, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 4 हो गया, और मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी उस हिसाब से प्लस माइनस का a/2। अब समझो प्लस माइनस क्या, देखो रूट से आया होगा, आप समझते मैथ से, और यहाँ पे समझ रहे हो क्योंकि सर जो काम इस तरफ होगा वही काम इस तरफ होगा। अगर वहाँ पी पॉइंट पे घटना हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग पी डैश पॉइंट भी इस तरफ होगा, तभी वो बोल रहा है कि एक्स इज इक्वल टू a/2 पे भी होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस a/2 पे भी होगा। तो कुल मिला के एक्स इज इक्वल टू a/2 और माइनस a/2 पर ये घटनाएं घटित होंगी कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 1/4 हो जाएगी टोटल एनर्जी की। वैसे एक एज अ जनरल नॉलेज याद हो पा रहा है तो याद रख लो, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। आप मुझे बोलते तो मैं आपको दिखा भी देता वैसे ऐसा हो कैसे रहा है। देखो जरा, वैसे तो किसी ने बोला नहीं मुझे दिखाने के लिए, लेकिन क्योंकि ना आप सोच सकते हो कि चलो यार देखना, ग्राफ से देखना, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा वरना। आगे बढ़ते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, ठीक है, वेलोसिटी है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड को इन्होंने स्मॉल ए से लिखा, जिसे हम कैपिटल ए से लिखते हैं, ध्यान रखना। एट अ डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज टी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज वी, देन दैट, बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा ध्यान से, वो टी कह रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी को वी कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से, टोटल एनर्जी नहीं है वो उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो समझो। अब ये इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, इसकी वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर फिर मैं बार बार कह दूं आपको ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इस बार मैंने रूट वगैरह पहले हटा दिया, तो कुल मिलाकर ये होगा सर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक, और ये हो गई सर आपकी पोटेंशियल। पोटेंशियल कितनी हो गई, हाफ के, और के बेसिकली एम ओमेगा स्क्वायर ही होता है, तो तकलीफ नहीं है क्योंकि के एक्स स्क्वायर लिखते हैं, वही लिख रहा हूँ मैं, के प्लेस में डायरेक्ट लिख दिया। अब जब मुझे टी बाई वी का रेशियो बताने आई थिंक, तो मैं हाफ ये सब पूरा कर दिया आपस में, I'm only left with a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और आप प्लीज ध्यान से देखें, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट को यहाँ स्मॉल ए बोला है, तो बेसिकली यू शुड रिप्लेस इट लाइक दिस। तो हमारा आंसर इस तरह का कुछ आ रहा है, और यह आंसर मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ज़्यादा तकलीफ है ही नहीं, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मजा आया? आगे बढ़ते हैं। इसलिए टाइम दिया था यार, इसलिए टाइम दे रहा था पीछे, पता है आपको। अब जो टिक गया था यहाँ तक उसको मिलेगा ना फल यार, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट में, यही प्रॉब्लम है यूट्यूब का। यही एक अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे बेस्ट चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं लग पाएगा कि बेस्ट मिल गई कि नहीं मिली, क्योंकि अब जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे थे समझ में आ रहा होगा, उनके तार खुल होंगे, ऐसे सिचुएशन होगी कुछ बच्चों की वो बीच से चल दिए होंगे, शायद ऐसा हो सकता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। तो अगर हम थोड़ा सा कभी टाइम देते हैं ना, अब रिस्की तो है टाइम, क्योंकि हो सकता है क्या पता सामने वाला ढंग की चीज़ ही ना बोल रहे, हो सकता है मुझे लग रहा हूँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ लेकिन ना पढ़ा रहा हूँ, क्या पता। वो आप पर डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पर क्या है, इसलिए बताया करो यार कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, देखो रिसेंट 2022 में पूछा गया, इसी की तरह एक और बार पूछा गया। देखना, अगर आप ये सिंपल क्वेश्चंस गलत करते हो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, और कैलकुलेशन नहीं होता इनमें, मैथ्स नहीं लग रही होती, फिर हम बोलते हैं कैलकुलेशन नहीं हो रहे। बहुत सिंपल है, देखो जरा, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ इतना एंड। अब पेंडुलम के क्वेश्चन शुरू हो गए। पेंडुलम में कुछ नहीं होगा, वही बॉब वाला केस। ये एक पेंडुलम होता है, यहाँ से लेके ये ऐसे करके यहाँ से आएगा यहाँ को, और यहाँ से जाएगा यहाँ को। इस तरीके से पेंडुलम अपना ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करता है इसके अबाउट, जैसे घड़ी की एक वॉच में होता है। ठीक है, ऐसा होता है। कोई मिला के जो इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज काम करेंगे हम हमेशा, वो होगी T = 2π√L/g। बस इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे, भले अच्छा हाँ जरूरत पड़ गई इसकी, ये इसका फॉर्मूला होगा। इस पर हम जा सकते हैं डिटेल में कैसे आया क्या, लेकिन मैं समझता हूँ नहीं जा रहे, क्योंकि मेरे ख्याल से 9th क्लास में भी हम पढ़ लेते हैं शायद, पता नहीं मुझे, 9th क्लास में भी फॉर्मूला रटा रटा ऐसा होता है। मैं एल ये होता है कि इस पेंडुलम की जो लेंथ है जिस स्ट्रिंग की, वो लेंथ होता है, जी ग्रेविटी होती है, बस इतना ही होता है, 2π होता है। ठीक है, ठीक है सर।
सर ये बोले टू पेंडुलम ऑफ लेंथ, एक का लेंथ इतना है, एक का लेंथ इतना है, यानी एक मीटर 21 सेंटीमीटर का, एक मीटर का है ऑलरेडी. Start vibrating in a phase. At some instant, the two are at their main positions at the same phase. The minimum number of vibrations of the short term. मैं बताता हूँ क्या बोल रहे हैं. देखो भाई इतनी बात समझो, T is equal to 2 pi root L by GM. अब दोनों पेंडुलम्स में टाइम पीरियड में फर्क होगा सर, क्योंकि दोनों की लेंथ में फर्क है, बाकी जी तो दोनों के लिए सेम ही होगा. इसलिए कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर केस में जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ रूट एल पर डिपेंड कर रहा है दोनों के लिए. क्योंकि इसके लिए टाइम पीरियड अगर T1 है तो ये ऐसा होगा, दूसरे वाले का टाइम पीरियड अगर T2 है, वो कारण ये है कि उसका लेंथ L2 था. अब प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आप कुछ भी दो, अल्टीमेटली आपको रेशियो लेना है, दोनों के कांस्टेंट सेम आएंगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग. और इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है, इसकी वैल्यू 121 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू 100 सेंटीमीटर है. वैसे तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना था, लेकिन रेशियो है तो कन्वर्ट करने का कोई वो पड़ता नहीं, इसलिए ये 11 हो गया, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है. कुल मिलाकर मुझे मिल गया, माय गॉड शिट, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच भाई. रुक गया था पेन, पता है आपको, फिर उसके बाद रुकता है ना भाई, चलता नहीं, पता है, सब कुछ बंद करना पड़ता है सिस्टम पर. अभी तो चल गया. अब इसमें कहा जा रहा था ना कि ये पेंडुलम्स घूम रहे हैं आपस में. देखो ये दो पेंडुलम है, एक बड़ा है, ये भी ऐसे करके घूम रहा था, ऐसे करके कुछ घूम रहा था, और एक छोटा वाला है. दोनों के दोनों ने घूमना चालू किया, लेकिन एक छोटा एक बड़ा है. तो उस हिसाब से एक का, अब देखो आप जिस समझ सकते हो, जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, कह रहा है. लेंथ ज़्यादा टाइम ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा आगे तक जाएगा, उसके ऑसिलेशंस का टाइम ज़्यादा होगा, यानी वो ऑसिलेट यानी अपनी मीन पोजीशन से वहाँ और फिर वापस आने में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपैरेटिवली छोटे वाले. लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा कब होगा कि वो दोनों के दोनों आपस में इन फेज आ जाए, क्योंकि जब वो टाइम ज़्यादा कम लेगा तो एक फिर ज़्यादा दोनों के दोनों चले तो सेम थे, ऐसे करके सेम चले, लेकिन एक का यहीं पे कंप्लीट हो गया, वो वापस हो गया, एक का थोड़ा आगे, वो फिर वापस झूम के आएगा. अब इन दोनों में एक लैगिंग शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच में कभी ना कभी ऐसा दोबारा होगा, हर एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद ऐसा जरूर होगा कि दोनों को दोनों फिर से इन फेज आएंगे और फिर से उनमें वही चक्करबाजी शुरू हो जाएगी. जैसे कि जनरल एग्जांपल, जैसे आप एक पार्क में हो ना, एक पार्क में घूम रहे हो, आप चारों तरफ राउंड मार रहे हो, उसके एक इंसान बहुत तेज तेज भाग रहा है, दोनों ने चालू किया भागना, दोनों सेम स्पीड से भाग रहे, मतलब सेम स्पीड से नहीं, अलग अलग स्पीड से भाग रहे थे, लेकिन चालू दोनों ने सेम टाइम पे किया. तो ये वाला हल्के हल्के रह गया, ये वाले ने राउंड मारा 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 मारा, अब ये दोनों के बीच में लैगिंग आ गई. लेकिन आपको लगता है ना कि अगर ये राउंड मारते रहे तो फिर एक कंडीशन जरूर ऐसी आएगी जब दोनों फिर से मीट करेंगे, आएगी ना. बस वही केस हो रहा है, ठीक है, बस वही केस हो रहा है. एलसीएम वगैरह में भी ऐसी कुछ करते थे पहले बचपन में. अब इसमें ना कैच यहीं पर है, वो बोल रहा है कि जब ऐसा होगा, वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच द टू आर गिवन इन अ फेज. आपको बताने कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बताने शॉर्टर पेंडुलम के, शॉर्टर इन छोटे वाले के, छोटा वाला कौन सा है इनमें जो नीचे लिखा हुआ. अब यहां पे गलती हो जाती है, हम इसका आंसर 10 बोल देंगे, गलती यहीं पे होती है, क्योंकि छोटे वाले से रिलेटेड है 10. लेकिन दिक्कत यही है, आपको समझ में आना चाहिए कि टाइम पीरियड जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो 2 पाई बाय ओमेगा होता है, और ओमेगा असल में कुछ नहीं होता बल्कि 2 पाई एफ होता है. तो कुल मिला के टाइम पीरियड 1/f होता है. बेसिक डेफिनेशन होती है, मैं बहुत डिस्कस करता हूं इन चीजों को कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं. एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं. सरल शब्दों में अगर टाइम पीरियड ये है तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा भाई, फ्रीक्वेंसी जस्ट पलट जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी. अब सही मायनों में फ्रीक्वेंसी 1 क्या बोलना चाह रही है, ये बोलना चाह रही है फ्रीक्वेंसी 1 मतलब एक सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन लेता है. पहला वाला पेंडुलम, रिवॉल्यूशन का मतलब कितने पीरियड अपनी करता है कंप्लीट एक सेकंड में, और ये कहना चाह रहा है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन दूसरा वाला कंप्लीट करता है. अगर हम थोड़ा सा रेशियो को 1 मान लें एक बार के लिए, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को, तो ये कहना चाह रहा है कि पहला वाला 10 सेकंड में अपना, यानी एक सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, और दूसरा वाला एक सेकंड में 11 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है. हमें कुछ ज़्यादा नहीं लेना, हमें सिर्फ ये देखना है कि नीचे वाले के लिए F2 बराबर 11 था, तो हम बोलेंगे सर 11, उसके 11 कंप्लीट हुए, उसके 10, यानी कि जो ऊपर वाला है वो बड़े वाले ने अपने 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे और नीचे वाले ने 11 करे, और तब जाकर ये सिचुएशन बनी है कि दोनों फिर से इन फेज आए हैं. पर इसमें कैच यही है कि गलती यहीं पे होती है, बच्चे टाइम पीरियड के साथ खेल देते हैं, टाइम पीरियड की बात ही नहीं कर रहे. नंबर ऑफ वाइब्रेशन का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है. मेरा मन तो है इस पर ज़्यादा बोलने का, लेकिन मैं ऑलरेडी पता नहीं कितना बोल चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे. स्प्रिंग इज स्ट्रेच भाई, कहीं पर प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, समझा के टाइम स्टैम्प लिख के, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा. कमेंट में कोई बड़ी बात नहीं है. डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप वगैरह भी होता है, वहाँ भी बच्चे मेरे से पूछ लेते हैं तो मैं बता देता हूँ वॉइस में, ठीक है. स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 5 सेंटीमीटर बाई अ फोर्स 10 न्यूटन. अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए माय डियर, अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए. स्प्रिंग के लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो.
अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स 10 न्यूटन। अब समझना प्लीज। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, इस बॉक्स को सोचो आपने खींचा यहाँ को 10 न्यूटन के फोर्स से, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी सर, 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच हुई। अब मैं दिखाना नहीं चाह रहा मैं इसको, मैं अब समझ लो एक बार के लिए कि चलो इधर दिखा लेता हूँ यार आपको, क्या है आप भी क्या याद रखोगे। हो गई स्प्रिंग स्ट्रेच, तो यहां से लेके यहां तक जो स्ट्रेच हुई वो 5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ सिचुएशन बनी। ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन अ मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड बाय इट इज, ये ना असल में ऐसा नहीं था जैसा मैंने दिखा रखा है, ये फ्री स्पेस में इस टाइप की कंडीशन है। तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम हुई होगी, बस इतनी सी कंडीशन में फटाफट बना देता हूँ। जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, 10 न्यूटन, मैं समझाता हूँ आपको, प्लीज़ देखो इधर, ऐसे समझो कि एक मासलेस है, ये मासलेस है, एक बारी के लिए ऐसे समझो इसको। यार आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, खाम का मासलेस मूसलेस बोलूँगा। ये ऐसे थी स्प्रिंग अपनी नॉर्मल कंडीशन में, आपने इस पर एक फोर्स लगाया, क्वेश्चन है, समझ लो ध्यान से क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इस तरह का, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि समझ लो पहले से ही। तो अब क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो गई, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा, अपनी एक्चुअल जो नेचुरल लेंथ थी उससे कुछ इतना डिस्प्लेस हुई, और ये डिस्प्लेसमेंट मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर है। ये तब था व्हेन इट इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ 10 न्यूटन फोर्स, इसलिए इस वाले में यहां से फोर्स को हटा देता हूं। नॉर्मली ऐसे थी, और जब इस पर फोर्स अप्लाई किया गया तो ये कुछ स्ट्रेच हो गई 5 सेंटीमीटर। क्या कहना चाहता है कहने वाला, वो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता है कि जब भी मैं ऐसा कभी बोलूँ ना भाई, समझ लेना कि मैं स्प्रिंग कांस्टेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, चुपचाप पीछे के रास्ते से। हमने कहा क्या कहना क्या चाहते हो, बोल रहे यार इधर देखो फोर्स बराबर क्या होता है, मैंने कहा सर फोर्स बराबर तो kx होता है, अगर मैं नेगेटिव वगैरह का हिसाब किताब ना रखूँ तो ये बोल रहा कि मैंने फोर्स कितना लगाया 10 न्यूटन का, के को के रहने दो, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मीन पोजीशन से 5, तो आपको के मिल गया नहीं मिल गया, तो अब समझो ये के क्या है न्यूटन। ओह गलती हो गई थी यहाँ पे, गलती का ध्यान रखना प्लीज, ये सेंटीमीटर में था तो 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट होगा क्योंकि फोर्स न्यूटन में है। ठीक है, थोड़ा सा प्लीज हो सके तो ध्यान रखा करो इन चीज़ों का, गलती हो जाती है अभी पूरा क्वेश्चन ही ऐसी की तैसी हो जाती है क्वेश्चन की। के बराबर हो गया 2, 10⁻⁻2 ऊपर आएगा तो ऐसा हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। माय डियर ये ऐसा बना, ये क्या निकला, स्प्रिंग कांस्टेंट, अभी कभी नहीं बदलेगा। ये जानबूझ के देते ही आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए ताकि आप फटाफट से स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सको। अब स्प्रिंग कांस्टेंट एक बार निकल गया, क्योंकि कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा चाहे आप फोर्स कितना भी लगाओ, क्योंकि जितना फोर्स लगाओगे उसी प्रपोर्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, अब क्वेश्चन आगे शुरू हुआ, ये इतनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए थी क्या पता चल जाए। अब सुनो आगे क्या है, अब बोल रहे हैं कि सर कुछ नहीं हुआ, स्ट्रेच्ड है, ठीक है, हमने कहा बहुत अच्छा सर। अब इसका एक अगला डायग्राम ना मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, अब हमें ना स्प्रिंग ऐसे दिख रही है, ऑलरेडी स्ट्रेच्ड दिख रही है, हमें कोई मतलब नहीं कि वो मेन पोजीशन से खींची, अलग से नहीं डिफरेंशिएट करूंगा, हो गया काम जो होना था। अब हमने इस पर एक बॉक्स लगा दिया, अब इस बॉक्स में 2 किलोग्राम का एक बॉक्स लगा जो नीचे का। अब मुझे बताओ जब बॉक्स लगा तो वो खींचेगा नहीं खींचेगा इस स्प्रिंग को, और स्ट्रेच होगी वगैरह। जैसे ही आपने 2 किलोग्राम का इसमें बॉक्स लगाया तब वो पूछ रहा है क्या, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि देखो जैसे स्प्रिंग है ऑलरेडी खींची हुई है, यानी पहले तो ऐसी थी, ऐसी बिल्कुल एकदम, आपने उसे कुछ स्ट्रेच करके आपने देख लिया उसका कांस्टेंट वगैरह कितना है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, अपनी मीन पोजीशन में स्प्रिंग आई है, आपने इस पर कुछ लोड लगाया, जैसे ही लोड लगाओगे ऐसे लोड लगाओगे नीचे को जाएगी, और उसके बाद फिर ये अपने स्प्रिंग इसको वापस खींचेगी, जब ये नीचे जाएगी ग्रेविटी के कारण, और यहीं पर एक ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इतना आपको देखने को नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारे पास इतनी आइडियल कंडीशंस नहीं बन पाएंगी, लेकिन शायद आप समझ पा रहे होंगे, जैसे इस पर लोड लगेगा अब इस पर एक ऑसिलेशन चालू हो जाएगा। उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है, कुल मिलाकर टाइम पीरियड है ना, तो टाइम पीरियड के लिए 2π/ω निकालना है। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ ओमेगा निकालने की, और सर ओमेगा कहाँ से निकल पाएगा, आप देखो, क्या आपको याद है या भूल गए कि k = m⁻², पीछे भी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, बस वो क्या रिलेशन है अभी देखा था हमने। k क्योंकि सर 200 निकल चुका है, m सर आपने 2 किलोग्राम का मास लगाया, ध्यान से देखना SI यूनिट वगैरह, ω² बराबर हो गया सर 100, और ओमेगा बराबर हो गया सर 10, ओमेगा 10 निकल गया तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं बची अब, क्योंकि सर ये 2 × 3.14 हो गया और नीचे 10 है, तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 3 6 और 10 बचे, ये हो गया आपका 0.628, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 0.628, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ नहीं कहा। अब अगर जो जो प्रॉब्लम्स रही है ना, देखो अब धीरे धीरे कवर होगी क्योंकि स्प्रिंग के क्वेश्चन है सारे के सारे। आ जा भाई देखो,
A pendulum is hung from the roof of sufficiently high building and is moving freely to end and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is इतना at a distance of 5 meter from the mean position. The time period of oscillation. Easy question. कुछ नहीं है यार, वही क्वेश्चन है, उसको बॉब में ले आए बस. यानी कि इस तरीके से एक पेंडुलम है, इस तरीके से बंधा हुआ है और ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे करके, जैसे जनरली करता ही है, जैसे करते हैं ना आपने ऑसिलेटर देखे हुए, ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है. बस वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम. ये बोल रहा है कि भाई एक बार बता दो. मैंने कहा क्या? बोले द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज 20 मीटर पर सेकंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन. यानी जब ये मीन पोजीशन से 5 मीटर पर है, तो यानी कि मीन पोजीशन से जब ये 5 मीटर पे है, यानी कि x बराबर 5 मीटर जब है, तो उस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो बोल रहे हैं टाइम पीरियड बताओ. मैंने बोला सर एक बार बताओ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? बोल रहे ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है. नेगेटिव को नहीं कंसिडर कर रहे, न्यूमेरिक वैल्यू पे जा रहे हैं. ओमेगा स्क्वायर रहेगा. एक्स कितना हो गया? 5 हो गया. यूनिट्स वगैरह सब सही हैं. तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 5 चौके 20 4, तो ओमेगा बराबर हो गया प्लस माइनस का 2 इन सिंपल 2 रेडियन पर सेकेंड. तो हमें समझ में आ गया सर कि ओमेगा की वैल्यू तो ये हो गई. अब मुझे बताना था टाइम पीरियड कितना हो. क्या कोई प्रॉब्लम है? 2 पाई बाई ओमेगा होता है. अब मुझे बताओ आंसर कितना आएगा. 2 पाई बाई ओमेगा कितना है? 2. तो पाई हो गया नहीं हो गया? ज़्यादा टेंशन नहीं है, बी ऑप्शन. आगे बढ़ो. स्प्रिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आराम से करेंगे, तकलीफ नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अच्छा टाइम जा रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है. अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के. भाई यार सब कुछ बंद तो नहीं हो गया होगा? एक मिनट मैं देखना चाहूँगा यार, सच में ना मुझे फील आ रहा है कहीं बंद ना हो गया सिस्टम. हो गया होगा तो फिर तो मैं किससे. हेलो हेलो, वाह सब कुछ चल रहा है, ठीक है. हेलो हेलो. तो अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू लेंथ ऑफ रेशियो. बहुत अच्छे से समझना, दिक्कत नहीं है. इससे पहले कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराऊं, मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आपको, ठीक है? आ जाओ आराम से, आराम से आ जाओ. देखो ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. देखो जब ना माय डियर आपके पास ना कभी भी ना दो तरह के कनेक्शन एटलीस्ट आपको समझ में आने चाहिए स्प्रिंग के. देखो जैसे स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग में एक स्प्रिंग और इसके साथ मान लेते हैं कनेक्ट कर दी हमने एक दूसरी स्प्रिंग. ये दो स्प्रिंग आपस में कनेक्टेड है, दो स्प्रिंग का सिस्टम. दो स्प्रिंग कहने से मतलब क्या है सर? दो स्प्रिंग में जो चीज़ बदल सकती है ना, वो होता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के बदल सकता है, यानी उसकी लोड रेजिस्टेंस को सहने की क्षमता वगैरह कहते हैं जिसे. तो अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K2 है ना, तो आपके पास जो इफेक्टिवली इस पूरी स्प्रिंग का कांस्टेंट आएगा, इस स्प्रिंग का जो इफेक्टिव लोड आएगा, जैसे आप कहते नहीं कि एक रेजिस्टेंस R1 का दूसरा रेजिस्टेंस R2 का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसे टाइप से. वैसे ही इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था, एक अलग तरह की स्प्रिंग थी, दूसरी K2 तरह की थी. हमने दोनों को जोड़ दिया, वेल्डिंग कर दी उनकी. अब एक नई स्प्रिंग बन गई ना आपके लिए. अब ये टोटल इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना कंसिडर करें हम, K1 करें या K2 करें? तो सर उसके लिए K इक्विवेलेंट जो आपका आएगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन K1 प्लस K2 रेसिप्रोकल में. जैसे आप रेजिस्टेंस की बात नहीं करते पैरेलल में, या फिर कैपेसिटर की बात सीरीज में करते हो, उस तरह की इक्विवेलेंसी आती है. और सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि ये दोनों पैरेलली कनेक्ट हो जाए, पैरेलली कैसे कनेक्ट हो सकते हैं सर स्प्रिंग्स? दिखा देता हूं. देखो जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स था, इस बॉक्स से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है इस तरीके से, और एक दूसरी स्प्रिंग भी कनेक्टेड है इस तरीके से, और मान लेते हैं ये दोनों के दोनों कनेक्टेड है किसी वॉल से. ये वॉल का सरफेस है, मान लेते हैं वॉल है, ठीक है. अब ये बॉक्स है. अब बॉक्स को जब भी आप अंदर पंच करोगे या फिर आप बाहर को खींचोगे, तो दोनों स्प्रिंग पे जो भी इफेक्ट होंगे वो एक समान लगेंगे. इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं. अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इसका K2 है, तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस चीज को डायरेक्टली रिप्लेस कर दो सिंपल एक ही स्प्रिंग से, एक ही स्प्रिंग, आप बोल लो कि मुझे दो नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, तो मुझे कितना स्प्रिंग कांस्टेंट रखना चाहिए कि इफेक्ट सेम आए? तो सर इसका जो इफेक्टिव आपके पास रखोगे आपके, इट शुड बी K1 प्लस K2. जो भी इन दोनों का होगा उनका एल्जेब्राइक सम होगा, उतने की स्प्रिंग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग को लगाओगे तब जाके आपको सेम इफेक्ट मिलेंगे. ठीक है, ठीक है सर. ठीक है, लेकिन सर थोड़ा समझा भी देते तो अच्छा लगता सर, थोड़ा सा कैसे आया करके. अच्छा ऐसा है, देख लो फिर ट्राई करते हैं. देखो एक्सप्लेनेशन देते हैं इस चीज़ का, थोड़ा सा एक बार हल्का सा एक्सप्लेनेशन हम देने की कोशिश करेंगे. पहले देखते हैं सीरीज़ वाले का. इसको हम कहते हैं क्या? सीरीज़. तो वैसे एक बार एक लिए हो सके तो डायरेक्ट याद रखो, ठीक है? सीरीज़ में ये होता है और पैरेलल में क्या होता है, एक बार एक लिए हो सके तो याद रखो. अब देखो जब आप पैरेलल की बात कर रहे हो ना, ध्यान से समझना, पहले स्प्रिंग सीरीज़ की बात कर लेते हैं. देखो एक मिनट मैं थोड़ा सा एक स्लाइड ले लेता हूँ. देखो ध्यान से, जैसे आपके पास ये एक बॉक्स था, आपके पास ये एक स्प्रिंग थी, मान लेते हैं इसमें K1 था, और एक इस तरीके से एक दूसरी स्प्रिंग थी, मैंने एक ही ऐसी बना दी है, और ये इस तरीके से किसी वॉल वगैरह पे कनेक्टेड है, ठीक है? और ये आपको दिखा कि पहली स्प्रिंग है, लेट से इसका K1 कह देते हैं, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेट से
K2 कह देते हैं। समझो ध्यान से, अगर आपने इसको खींचा, किसी फोर्स के साथ आपने खींचा, तो ये जो फोर्स होगा वो दोनों ही स्प्रिंग पर इक्वली इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन के फोर्स से खींचा या दबाया, कुछ भी किया, ये पहली स्प्रिंग को भी उतना ही फील होगा, दूसरी स्प्रिंग को भी फोर्स का अमाउंट सेम फील होगा, लेकिन दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। सोचो कि एक आपकी स्प्रिंग बहुत सख्त टाइप की है, एक स्प्रिंग आपकी बहुत लचीली टाइप की है, दोनों को आपने जोड़ा हुआ है। अब आप जो भी फोर्स लगाते हो, क्या सख्त और लचीली दोनों में सेम टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है? नहीं सर, एक ज्यादा दब जाती होगी, एक कम दबती होगी। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है वो कम दबती होगी। आपने सॉकेट्स देखे होंगे बाइक में लगे हो, तो उसका मेन फंक्शन यही है कि जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा होता, जो फोर्स आ रहा होता है उसको एब्जॉर्ब करना। स्प्रिंग्स लगी ही इसलिए, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, फिलहाल मेन बात समझो। तो मेन बात यह है सर, जब हमने फोर्स लगाया तो दोनों स्प्रिंग्स पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स पड़ रहा था, तो दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स पड़ा था, लेकिन उसके इफेक्ट अलग अलग होंगे ड्यू टू देयर डिफरेंट के, ड्यू टू देयर डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ड्यू टू देयर डिफरेंट स्प्रिंग मैकेनिज्म। अब समझते हैं बात को, देखो। तो ये जो पहली वाली पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना होगा सर? अगर आपको याद होगा, अभी मैंने पीछे कहा था F इज इक्वल टू KX होता है। ये हमेशा के लिए याद रखो, इस फंडे को हमेशा के लिए याद क्या रखोगे? सिंपल चीज है यार, यही तो होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट K वगैरह। तो हमेशा जो आपको ध्यान रखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा F/X होता है, ये याद नहीं रखना, देख लो वहीं से निकला है। अगर मैं बोलूं कि यहां पर इस वाली स्प्रिंग में, जो K1 वाली स्प्रिंग में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा ड्यू टू दिस फोर्स, मान लेते हैं वो X1 है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वो X1 है, और ड्यू टू जो अनदर वाली है उसके द्वारा जो होगा मान लेते हैं X2 है, तो यही तो हमारा X नेट के इक्वल होगा। X नेट यानी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ ड्यू टू दिस डिफॉर्मिंग फोर्स, जो भी मैंने फोर्स मारा उसके कारण जो भी नेट डिस्प्लेसमेंट आया इस ऑब्जेक्ट पे, वो क्या होगा? उसके डिस्प्लेसमेंट ये सम के इक्वल। अब सवाल ये कि सर इसका डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे कैसे? X1 सर, X1 सर कैसे निकालेंगे? F/K करके, F/ मतलब यहां से ना, अगर आप देखो इवन इसको ज्यादा ऐसा लिख ले तो ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर हम X निकाल रहे हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो सर पहले वाले में जो फोर्स लगा डिवाइडेड बाई उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, और दूसरे वाले में जो फोर्स लगा डिवाइडेड बाई उसका, और दोनों में फोर्स तो सेम लगे, तो कुल मिला के ये आपके पास इस तरह से फिलहाल निकल गया। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत? ठीक है। तो अगर आप इसको भी देखने की कोशिश करो, X नेट यानी कि X नेट यानी टोटल जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी क्या होगा? टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई जो नेट इक्विवेलेंट रही होगी, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट रहा होगा। बस अगर आप सॉल्व करोगे F वगैरह सब कट जाएंगे। आप शायद समझ चुके होंगे मेरी बात को, मैंने कुछ भी मुश्किल नहीं कहा, ये आपका एक तरह से प्रूव हो गया कि ये कैसे होता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ है, बहुत सिंपल है। यानी पूरी कहानी में बात यही है सर कि फोर्स आपका जब आप डालते हो किसी में सीरीज वगैरह में, तो फोर्स तो सारी स्प्रिंग पे एक समान पड़ रहा है, फोर्स पे कोई डाउट नहीं है, फोर्स देखो सबका F है, लेकिन उनके इफेक्ट जो कि हमें उनके डिस्प्लेसमेंट में दिखाई देते हैं वो डिफरेंट होंगे ड्यू टू देयर डिफरेंट केस। अगर इनके के भी सेम होते तो इन पे फर्क भी सेम ही पड़ता, फिर हम बोलते कि दोनों में सेम डिप्रेशन या कंप्रेशन हुआ। समझिए? तो अब से आपको इतना मोटा लंबी चीजें ध्यान मत रखो, सिंपल बात ध्यान रखेंगे कि सीरीज में हमेशा उस तरह का फंडा चलता है जैसा कि कैपेसिटर में चलता था, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में वैसे चलता है। नीट पढ़ रहे हो ना आप, कैपेसिटर जानते हो ना? हाँ ठीक है। अच्छा, अगर सर इसी को हम पैरेलल से कन्वर्ट कर देते, पैरेलल से, तो पैरेलल में सर ये होगा कि ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे, ये एक स्प्रिंग हमारे पास रही ऐसे कर कर, और एक दूसरी स्प्रिंग हमारे पास रही ऐसे कर कर। अब देखते हैं इस बारी में क्या होगा। इस बारी में बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ही आप इस बॉक्स को अंदर धक्का मारोगे कुछ भी, इस केस में एक बात बड़ी कॉमन है, दोनों में X सेम रहेगा। इस बार फोर्स की गारंटी नहीं है लेकिन X की गारंटी है। आप समझो, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि ये जैसे वॉल, एक बार एक सोचो, अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि स्प्रिंग में एक आधा बॉक्स आगे को चलेगी आधा ही को रहेगा। अब जब भी आप पढ़ोगे तो दोनों फोर्स इस तरह से अपने आप को एडजस्टमेंट करेगा कि स्प्रिंग एक साथ ही आगे एक साथ ही पीछे आएगी, चाहे आपकी कैसी भी स्प्रिंग वगैरह लगी हो। कुल मिला के इस बारी में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। तो अगर मैं कहूं इस बारी में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो मैं कहना चाह रहा हूं X1 प्लस X2 टाइप का, दोनों केसेस में सेम। और मुझे अगर निकालना था, अगर मुझे X को निकालना है तो मैं बोलूंगा X हो जाएगा बेसिकली F/K1, नहीं इवन मुझे ऐसा कहना चाहिए, मुझे इवन ऐसा कहना चाहिए कि जो भी नेट फोर्स मैंने लगाया वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक F1 प्लस F2 में। यानी अगर जो भी मेरा फोर्स इस पर लग रहा है, जैसे कंप्रेशन कर रहा है, तो कुछ फोर्स इसमें चले गया, कुछ फोर्स इसके रूप में चले गया। अब वो अकॉर्डिंगली जाएगा, कौन सी स्प्रिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा कम उस हिसाब से। तो कहने का मतलब है, अगर पहली के लिए F बराबर होता है हमेशा KX, ऊपर से देखो तो K1X
प्लस K2x, क्योंकि इस केस में दोनों के x सेम हो जाएंगे। इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, ताकि आप इस तरीके से अरेंजमेंट होगा कि x तो दोनों के सेम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के सामने वॉल है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये ज़्यादा आगे चल जाएगा, ये कम पीछे, जाएंगे तो दोनों सेम, क्योंकि रिजिड सरफेस से बंधे हुए हैं। इसका मतलब इस बारी में आपके पास ये आना चाहिए था K इफेक्टिव इंटू x तीनों से कट गए, K इफेक्टिव बराबर आ गया K1 प्लस K2। शायद आप समझ पा रहे होंगे, मैंने हल्का सा आपको बताने की कोशिश की, मेरा वैसे मूड था नहीं है डेरिवेशन बताने का, लेकिन चलो अच्छी बात रही कि हमने ये भी डिस्कस कर लिया, फिलहाल आपको समझ में आ गया। अब देखो इससे कितने फ़ायदे होते हैं, एक चीज़ और फ़ायदे देखो कितने अनेक हैं इसके। बहुत प्यार से करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज कट इनटू लेंथ ऑफ रेशियो 1:2:3 आर देन आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज K डैश। चलो मैं आता हूँ इस पर लौट के, पहले मैं एक स्लाइड निकाल लेता हूँ ब्लैंक। एक मिनट, मैंने ब्लैंक स्लाइड निकाली है, ठीक है। देखो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग थी, समझेंगे बात को आराम से, बहुत ध्यान से। इस स्प्रिंग के उन्होंने 3 पीस किए, मैंने नहीं किए, इन्होंने किए। पता चला लास्ट में हम बोल रहे आपने किए थे। एक वही स्प्रिंग है, उसके 3 पीस करे। मैं एक बार पढ़ लेना चाहता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, उससे थोड़ा हमें आइडिया भी लग जाएगा। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज कट इनटू लेंथ ऑफ रेशियो इतना इतना इतना, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा ठीक है, देखिएगा, यानी कि ये जो स्प्रिंग थी इसका फोर्स ये जो स्प्रिंग थी, लेट से अगर इस स्प्रिंग का लेंथ L था, फॉर एग्जांपल अगर L मान लेते, अपने अपने तरीके होते हैं मैथ सॉल्व करने के, मैं L मान के ही कर लेता हूँ जो भी है। इसको 1:2:3 के रेशियो में काटा गया। वैसे तो अगर आप इसे 6L मानोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, L 2L और 3L भी बोल लिया तो भी क्या दिक्कत है, क्योंकि 1:2:3 अभी भी तो बना हुआ है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि टोटल लेंथ को जोड़ने पे 3 2 5 1 6L आ रहा है, तो अगर आप इसे 6L बोलो तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लेंथ किसी ने बोला नहीं है कितनी मानो, कुछ भी मान सकते हो। अदरवाइज ना अगर आप इसको सिर्फ L मानोगे तो फिर मुझे रेशियो में बात करनी पड़ेगी कि L/2 L/6 ऐसे करके, तो मजा ऐसा नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, शायद आपको तकलीफ नहीं हो रही होगी। बस इसमें जो गिवन चीज है वो नहीं बदल सकते आप, वो ये कि इसका कांस्टेंट K है, इस स्प्रिंग का, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। समझ रहे हो अपनी बात को? तो कुल मिलाकर के एक स्प्रिंग है, उसको 1:2:3 के रेशियो में हमने कट किया। आपको जैसा फील आ रहा है आप वैसे करो, मुझे ऐसे में फील आ गया अभी तो मैंने ऐसे ही करने लग गया। अदरवाइज अगर मैं इसे L ले रहा हूं तो फिर मुझे हिसाब लगाना पड़ेगा कि L का जीप काट दी 1 2 3 इस तरह से। फिलहाल ये बोल रहे कि इसके 3 पीस किए हमने 1:2:3 के रेशियो में, आप देखोगे वही रेशियो आ रहा है। तीनों को एक बारी में हमने स्प्रिंग को कैसे जोड़ा, सीरीज में, जैसे इन्होंने जोड़ के दिखा रखा है, और एक बार इन्होंने इन तीनों को किसमें जोड़ा, पैरेलली कनेक्ट किया। एक बार इन्होंने इन तीनों को क्या किया, पैरेलली कनेक्ट किया। ऐसे जरूरत नहीं है इतना कुछ करने की, वो तो मैं खाली कर रहा हूं यार। ठीक है, वही स्प्रिंग को एक बार उन्होंने कैसे कनेक्ट किया, पैरेलली कनेक्ट किया। आपको इतना कंफ्यूजन में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि क्या क्या कर रहे हैं। तो सर मैं थोड़ा बचपन में आर्ट थी ना जरा थोड़ा सा खराब थी, तो प्रैक्टिस कर लेता हूँ बीच बीच में कभी कभी जब याद आती है। देखो अब बोल रहे हैं कि इस समय जो हर एक स्प्रिंग का कांस्टेंट आया वो लेट से K डैश था, और इस समय जो स्प्रिंग का नेट रिजल्ट आया वो K डबल डैश है। जरा समझना बात को, जरा समझना बात को। अब ये जब आपने स्प्रिंग को इतने हिस्सों में तोड़ा, अलग 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 हिस्सों में तोड़ा, और फिर उन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया जैसे दिख रहा है, एक बात, और उन्हीं तीनों को जब आपने पैरेलली कनेक्ट किया, ये बात, तो इस केस में आपके पास जो इक्विवेलेंट, बेसिकली अगर मैं जो इक्विवेलेंट कहना चाह रहा था, इफेक्टिव कह सकते हो आप उसे, वो K डैश है इस केस में जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, और जब आप उन्हें पैरेलली कनेक्ट करते हो तो K डबल डैश है। और इनिशियली उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, तब वो पूछ रहे हैं आपसे, देखता हूँ, तो मेरे ख्याल से वो पूछ रहे हैं K डैश अपॉन K डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, या फिर इसका उल्टा देख लेते हैं एक बार, फाइनली क्वेश्चन को देख लेता हूँ, उसके बाद वापस लौट रहा हूँ। K डैश अपॉन K डबल डैश, आ जाओ इधर, अब फाइनल करते हैं क्वेश्चन, अब नहीं लौटेंगे यहाँ। K डबल डैश, ठीक है, अब बहुत प्यार से देखना है, कुछ भी नहीं है सर करने वाला। आप इधर देखो ना यार, क्या ये नहीं कर सकते हम पहला वाला केस, क्या आप K डैश की वैल्यू नहीं निकाल सकते, सिंपल सी निकाल सकते हैं सर, क्योंकि हमें पता है कि K इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे इसका जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट निकलेगा पहली वाली का, क्योंकि जब मैंने पहली वाली को L लेंथ में तोड़ा तो उस स्प्रिंग का एक अपना स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा, दूसरी का 2L लेंथ में उसका अपना स्प्रिंग कांस्टेंट, तीसरी का अपना स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा, फिर तीनों के स्प्रिंग कांस्टेंट को सीरीज में कनेक्ट करके इक्विवेलेंट निकालेंगे। देखा था हमने पीछे कैसे निकालना है। बस सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपको हर एक का इंडिविजुअली आपको समझ में आना चाहिए कि कितना 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 स्प्रिंग कांस्टेंट निकलेगा। तो पहले वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मुझे निकालना है तो उसका टोटल लेंथ कितना है L,
ये पहले वाले स्प्रिंग के लिए अगर मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, देखो अगर मैं इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा टोटल F अपॉन L प्लस F अपॉन 2L एक मिनट प्लीज गिव मी सम शाइन, गिव मी सम रे, गिव मी अनदर चांस एंड ग्रो अप वंस अगेन, ला 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 ला। कुल मिला के बात इतनी सी है कि पहले वाले केस में जब मुझे पहला वाला केस दे रखा है, इसमें मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है कि इफेक्टिव के डैश आ रहा है, तो इफेक्टिव कुछ और नहीं होगा बल्कि पहले वाले से एसोसिएटेड जो होगा, अगर मैं उसे के ऑफ एल के देता हूँ, दूसरे वाले से एसोसिएटेड जो होगा के ऑफ 2L के देता हूँ, तीसरे वाले से जो एसोसिएटेड होगा के ऑफ 3L के देता हूँ, इनको कैलकुलेट करके जो आता होगा वो होगा। अब मुझे 1 बाय 1 बहुत प्यार से इनकी वैल्यू को जरा सॉल्व करना है, आराम से करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं है। मुझे बताओ के निकलता कैसे? सर के निकलता है फोर्स पर यूनिट लेंथ से। आप इधर देखो, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो कुल मिला के निकलता है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ से कि कितनी लेंथ में लग रहा है। अब क्योंकि ये सीरीज में और सीरीज में फोर्स वगैरह सब सेम लगेंगे, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर, देखो पहले तो इसका ही केस सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर ना, ज़्यादा कंफ्यूजन तो नहीं कर रहा मैं आपके लिए पैदा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इजी हो चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन चलो अब क्लियर हो जाएगा। मुझे निकालना है के डैश अपॉन के डबल डैश। आ जाओ, खत्म होगी कहानी। देखो इस केस में अगर आप सबसे पहले जो स्प्रिंग दे रखी है उसमें समझो आप, तो आपने F इज इक्वल टू कितना होता है, K इंटू एक्स होता है। इस केस में K की वैल्यू कितनी है, KM, X यानी टोटल लेंथ कितना है, 6L है, तो आपके पास निकला F। गॉट इट। आप यहाँ से F इज इक्वल टू K इंटू 6L, इस तरह का रिलेशन आप पहली वाली इक्वेशन से बना पाए, पहले वाली स्प्रिंग से। अब सेम काम हमें बार बार करना है। देखो जो फोर्स सब में सेम लग रहा है, हम यहाँ देखेंगे K निकालने के लिए K होता है F बाई एक्स। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा F बाई एक्स, एक्स कितना, इसका लेंथ L था तो L, इसके लिए कितना होगा सर F बाई L, लेकिन L इसके लिए कितना है, 2L लेंथ है, और सिमिलरली F बाई 3L लेंथ के लिए काम हो रहा है। शायद आप समझ पा रहे होंगे, दोनों तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, F, तो तीनों को F ले लेते कॉमन, 3 2 5 और 1 6, 6L बाई F हो गया, यानी 1 अपॉन के डैश की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई। यहाँ से मैं ऊपर से आराम से देखूंगा F की वैल्यू है 6KL, जैसे ही मैं F को 6KL रखूंगा मेरे पास तुरंत आंसर आएगा 6L कट गए, यानी कि 1 अपॉन के, यानी 1 अपॉन के डैश बराबर 1 अपॉन के निकला, यानी 1 अपॉन के डैश बराबर 1 अपॉन के निकला, और इसका एक ही मतलब निकला है कि के डैश और के दोनों आपस में बराबर है। यानी क्या कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहा है सर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी जो स्प्रिंग थी, आप खुद भी सोच लो, जनरल नॉलेज से भी सोच लो, एक स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग के टुकड़े कर दिया, फिर जोड़ दिया उन्हीं टुकड़ों को, क्या स्प्रिंग कांस्टेंट फर्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, दिख रहा है नहीं पड़ा सर, आपने उन्हीं टुकड़ों को तो जोड़ दिया ना वापस में, तो आपने क्या फर्क डाला, कुछ भी नहीं डाला, इसलिए आपका के डैश के। तो ये जनरल नॉलेज से भी आप पहले से लिख सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए हो गया। अब जब आप इन्हें पैरेलल जोड़ो सर फर्क पड़ेगा, क्योंकि दिख रहा है, फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अब चीजें बदल चुकी है, अब पढ़ना चाहिए सर फर्क, बस वही काम कर लो जो आपने अभी यहाँ प्रैक्टिस करी। देखो लेकिन इस बारी में बहुत ईजी है, क्योंकि इस बारी में जो इफेक्टिव के है आपका वो क्या होगा, पहली वाली स्प्रिंग से एसोसिएटेड, अगर इसकी लेंथ L ही है, इसकी लेंथ 2L है, इसकी लेंथ 3L है, जो थी हमने ऊपर मानी थी, कलर से मत देखना कि उसका ये था, वो मैंने ऐसी जनरल लिखा। तो कुल मिलाकर पहले वाली से एसोसिएटेड, जो L वाली से एसोसिएटेड L, इससे एसोसिएटेड कांस्टेंट, इससे एसोसिएटेड कांस्टेंट। मैं क्यों जोड़ रहा हूं इनको, सिंपल, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल ऐड होते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे होता था काम। एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि क्वेश्चन इजी है, क्योंकि ये काम तो आप एग्जाम में करोगे नहीं ना, क्योंकि आपको पता है सीरीज में क्या फर्क पड़ेगा, के पे फर्क यहाँ पड़ेगा, और यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ईजी है, आसान, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ना है तो आसान है कैलकुलेट करना। देखो वही काम करो जो आप पीछे कर रहे थे। के एल कैसे निकलेगा, जो आप कर रहे थे वहाँ कि F अपॉन L, ये कैसे निकलेगा F अपॉन 2L, ये कैसे निकलेगा F अपॉन 3L। गॉट इट। उन तीनों में से आप, अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ कैलकुलेशन, अगर तकलीफ ना हो आपको, 1 अपॉन L प्लस 1 अपॉन 2L प्लस 1 अपॉन 3L। देखो यार यहाँ पे ना सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप समझ सकते हो, अगर आप सबको नॉर्मली कैलकुलेट करना है। देखो 1 अपॉन L है ना, तो अगर आप इवन 6 से ऊपर नीचे, 6 इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हो, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा दिखेगा। मैंने डिनोमिनेटर सेम करवा दिया, अपना अपना स्टाइल होता है सॉल्व करने का। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। F 6 6 3 9 9 तो 11 हो गया, शायद 11 अपॉन 6L हो गया, और यहाँ से आप F की वैल्यू जैसे ही यहाँ डालोगे वो आएगी 6KL। 6KL में 6L कट जाएगा, सिर्फ K बचेगा, K डैश बराबर, K डबल डैश बराबर आ गया 11K। ये आपका रिजल्ट आया, और आपको ये निकालना था K डैश, तो K के बराबर आ गया, K डबल डैश आया 11K के बराबर, तो 1 अपॉन 11 आपका रिजल्ट आया। आप आराम से तसल्ली के साथ, मैंने एक एक बात बहुत अच्छे से डिस्कस करी है,
रिदम बीच में टूटा हो भले, लेकिन आप एक बार आराम से एक एक डाउट को अपने क्लियर करो। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप वगैरह में पूछो अगर प्रॉब्लम हुई है। आगे बढ़ते हैं, कोई ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इजी मतलब अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन पे। देखो, a body of mass m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. The spring has a negligible mass. When the mass m is slightly pulled down, released, it oscillates with a time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kilogram, देखो इजी क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास m is attached to the lower end of a spring, यानी सिंपल सी बात है, एक स्प्रिंग है, अ बॉडी ऑफ मास m इससे अटैच्ड है, इसके लोअर एंड से स्प्रिंग के, ठीक है, कुछ अपर एंड इज फिक्स्ड, ठीक है, हाँ ये फिक्स है। द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास, स्प्रिंग का मास कुछ नेग्लिजिबल है। व्हेन द मास एम इज स्लाइटली पुल्ड, इसको हल्का सा आपने नीचे खींचा एंड रिलीज्ड, क्या होगा, ऊपर नीचे मतलब आइडियल केस में ऊपर नीचे, बस ऑसिलेशन शुरू हो गया। इट ऑसिलेट्स विद अ टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकंड, इसका टाइम पीरियड कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया। अगर इसमें ऑसिलेशन चालू हो जाता है, आप समझ गए होंगे क्या हुआ होगा, इसको छोड़ा फिर ये ऊपर नीचे करने लग गया। When the mass m is increased by, अब इसी मास को आपने क्या किया, वही जो मास था आपने उस मास में अब ना केवल वो मास m बल्कि एक 1 किलोग्राम का मास एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया। वो बोल रहे अब बताओ कि टाइम पीरियड जो है फिर से वही कारनामे किए होंगे आपने, इस बार टाइम पीरियड 5 सेकंड हो गया, 5 ही है ना, हाँ। द वैल्यू ऑफ m इन 1 किलोग्राम कितनी होगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको सिंपल एक काम करना है, आपको पता होना चाहिए कि t इज इक्वल टू, अच्छा देखो आपको याद आ गया कि t इज इक्वल टू 2 पाई, एक तो होता है सर रूट एल बाई जी, अच्छा चलो इस पर अभी नहीं जाते, वो तो पेंडुलम है ना, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ये समझ में आता है सर। और मैंने भी पीछे बहुत प्यार से समझाया था कि सर एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के होता है, कैसे समझाया था प्लीज़ समझो उसे जाके। तो क्या विद दी हेल्प ऑफ दिस यू कैन से सिंपली कि ये हो जाएगा के अपॉन एम स्क्वायर रूट, क्या मैं इसको यहाँ डाल के कुछ बोल सकता हूँ, टी इज इक्वल टू हो गया सर 2 पाई ओमेगा के प्लेस पर रूट के बाई एम, लेकिन जनरली हम इसे प्यार से ऐसे बोलते हैं टी बराबर 2 पाई रूट एम बाई के, ये ज़्यादा हम बोलते हैं। तो अब से आप समझ में आ गया कि जब मास वाला केस होगा उस समय टाइम पीरियड ऐसे निकालना है, करना आपको वही काम है, ओमेगा ही निकाल रहे हो, लेकिन वो काम बचा रहे हैं हम अपना। अब से जब भी मास वगैरह दिखेगा ओमेगा को नहीं ढूंढेंगे, अब हम डायरेक्टली समझ रहे हैं कि हमें मास की बात हो रही है, सीधे हम ये फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं जो कि निकला वहीं से, समझ में आ रहा है। तो ये T1 के लिए हो जाएगा मास, T2 के लिए क्या होगा 2 पाई m के प्लेस पे +1, के बदलेगा क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा, सेम स्प्रिंग यूज कर रहे हो। दोनों का अगर आप देखोगे एक की वैल्यू 3 एक की वैल्यू 5 है, दोनों का रेशियो लोगे 3/5, यहाँ बचा 2 पाई कट गया, रूट के अंदर के कट गया, m अपॉन m+1 बचा। सिंपल यू नीड टू जस्ट सॉल्व इट नाउ, आंसर आ जाएगा। एक बार चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये m+1 हो जाएगा। एक बार दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, अपने अपने स्टाइल है सॉल्व करने का, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल लिया और साथ में डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया, तो 25/9 बचा, 1 + 1/m बचा, 25/9 में से माइनस कर दो 1, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। 16/9 बराबर 1/m बचा, m बराबर 9/16 आ गया, आप समझ पा रहे होंगे, किलोग्राम। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। The period of oscillation of mass m is suspended from the spring of negligible mass is t if the along with सेम क्वेश्चन है मेरे ख्याल से पिछली बार की तरह। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m is suspended from a spring of negligible mass is t, वही सेम तो क्वेश्चन है यार, t is equal to 2 पाई रूट m है ना बाई के। इफ अनदर मास m is also suspended, यानी एक और मास m जोड़ दिया गया, तो वही तो केस है, बस m हो गया, इस बार टोटल मास m हो गया, मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं लग रही। तो जैसे ही आप इस बार t/t' लोगे तो कितना रिजल्ट निकल के आ रहा है, देखो m अपॉन 2m बचेगा सिर्फ, क्योंकि k कट जाएगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा, ये बच रहा है। तो t बराबर t' अपॉन √2 आ रहा है, और t' हमें निकालना है शायद, तो वो हो गया √2 टाइम्स t, हमें निकालना था ना t', क्योंकि हमें बताना है कि नए वाले का द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, √2t हो गया, तो करते ही हो गया। एक ही ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे सेम हो रहा है। A simple pendulum performs simple harmonic motion about x is equal to 0 with an amplitude a and time period t. The speed of pendulum है, सेम ही क्वेश्चन है। A simple pendulum perform, पेंडुलम है, देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सेम फॉर्मूले लगेंगे, सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है। पेंडुलम ऐसे ही होता है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ ऐसे करके घूमता रहता है। ये इतना सा बोल रहा है कि सिंपल पेंडुलम मोशन अबाउट x इज इक्वल टू 0 के अबाउट घूम रहा है विद एन एम्पलीट्यूड a, यानी कि आप समझ पा रहे होंगे इस तरफ एम्पलीट्यूड a है इसका, और उस तरफ भी a होगा, जैसे जनरली हम लेते हैं। द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x इज इक्वल टू,
भाई यार क्या यार, ये पूछ रहे हमसे कि वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे। हमें पता है सर कि वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स। ये तो हमने मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि किया था अभी जस्ट पीछे इसी तरह का कुछ। ओमेगा ए स्क्वायर माइनस असल में इन्होंने एम्पलीट्यूड को ना स्मॉल ए बोला हुआ है, तो इफ़ यू वांट तो आप इसको स्मॉल ए लिख सकते हो क्योंकि इन्होंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रखा उस चीज़ को। तो ये ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो 3a स्क्वायर का तो a बाहर आ जाएगा, 3 रहेगा, 4 का बाहर आके 2 हो जाएगा। दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके का आंसर जो होगा दैट विल बी योर रिजल्ट। अब लेकिन आपको ऐसा रिजल्ट कहीं दिखेगा नहीं क्योंकि टाइम पीरियड की टर्म्स में आंसर दे रखा है। तो यू कैन सिंपली रिप्लेस योर ओमेगा बाई 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक है, 2 गेट्स कैंसिल ऑफ पाई ए रूट 3 बाई 2, पाई ए रूट 3 बाई टी। ये ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आप थोड़ा देख लेना, अगर बाई चांस कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो करेक्ट कर लेना। A mass of 2 kg is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on the ground as shown in the figure. The mass of the spring and the pan is negligible. When pressed slightly and released, the mass executes a simple harmonic motion. The spring constant is 200 Newton per meter. देखो स्प्रिंग कांस्टेंट तो दे दिया, स्प्रिंग की क्वालिटी जो है वो तो दे दी पहले। व्हाट शुड बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द क्वेश्चन अभी आ गया ऑफ द मोशन सो दैट द मास गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पैन। ठीक है, अब देखो समझते हैं क्या बोला गया। आपको जो सिस्टम दिखाई दे रहा है इसमें ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये नेग्लिजिबल मास है, इसका स्टैंड टाइप का जो है नेग्लिजिबल मास है। एक मास इसके ऊपर रखा हुआ है एम मास का। कुछ नहीं करना, इस एम के मास को आपको नीचे दबाना है, जैसे ही छोड़ोगे ये ऊपर नीचे करने लग जाएगा। लेकिन सोचो एक बारी के लिए कि आपने इसे बहुत ज़्यादा अंदर तक दबा दिया और उसके बाद छोड़ा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उछल के बाहर गिर जाए, हो सकता है मास उछल के गिर जाए, जैसे जनरली होते हैं ऐसे गेम वगैरह। स्प्रिंग से आप ऐसे खेलते नहीं, ऐसे दबाते हो फिर ऐसे स्प्रिंग। तो मास को आपने दबाना है, लेकिन मैक्सिमम कितना आप दबा सकते हो जिससे वो गिरे ना बाहर। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसको अगर हम सोचें कि फिजिकल लेवल पे ऐसा कब हो पाएगा सर, ये तब हो पाएगा जब दबाओगे मैक्सिमम, यानी कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन। देखो समझो बात को, क्योंकि ये इसका क्रक्स है। अगर आपकी फिजिक्स समझ गए तो काम हो जाएगा। देखो बात को समझना। मान लेते हैं इस सिस्टम को आप दबाते दबाते मैक्सिमम आपने अपनी स्प्रिंग को यहां तक दबा दिया, यहां तक आपने अपने मास को पहुंचा दिया। एक बार के लिए समझो, आपने बोला ये वो मैक्सिमम जगह है जहां अगर मैं इससे और नीचे दबाऊंगा तो मेरी स्प्रिंग उछल के मेरा मास गिर जाएगा बाहर। वो नहीं होना चाहिए, इन्होंने बोला। अब सोचो ये हो क्यों रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ दबाते रह रहे हो, अपने इस मास को नीचे लाते रह रहे हो, असल में आप इसके अंदर एक एक्सेलरेशन ही तो स्टोर कर रहे हो देखा जाए तो। क्योंकि आपने क्या पढ़ा कि जब मीन पोजीशन तक जितना आप दूर जाते हो एक्सेलरेशन बढ़ता रहता है। आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्योंकि एक्सेलरेशन खींचने का बढ़ता रहता है। तो आप जब नीचे को जैसे जैसे आप नीचे को अपनी स्प्रिंग को इसको बॉक्स को धक्का मारते रहोगे वैसे वैसे इस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती रहेगी। सोचो कि किसी इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन है और उसके ऊपर से मास है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। क्योंकि सोचो किसी इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन है इस पर वो इतना हो गया कि उसकी वैल्यू लेट से कुछ ए हो गई। दिखाने के लिए समझा रहा हूं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बॉक्स को पहुंचाया आपने, इस पर ऊपर की तरफ मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन पड़ रहा है, इसका मास खुद का m है, तो कुल मिलाकर इस पे जो फोर्स पड़ने लग गया वो हो गया m इंटू ए। अगर आप निकालना ही चाहते हो उसकी वैल्यू तो आप बोलोगे m ओमेगा स्क्वायर y टाइप का, जो भी वट एवर बी द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब क्योंकि मैक्सिमम है तो y को फिर कैपिटल ए बोलना मुझे लगता नहीं है कि गलत होगा, ये होगा। यानी आपने बोला मैंने इसको दबाया, अब इस पॉइंट पे आके इस पे इतना फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर ए। असल में m ए निकाला आपने, ए आपने अकॉर्डिंगली निकाला SHM के जो होता है। अब उसी इंस्टेंट पर इस बॉक्स पर एक नीचे को इसका वेट पड़ रहा है mg। आप मुझे बताओ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, क्योंकि मास है उसका। अब अगर आपका ये जो ऊपर को पड़ने वाला फोर्स है जिसको मैंने कैपिटल F से दिखा रखा है, इफ इट इज ग्रेटर देन mg तो बॉडी लिफ्ट कर जाएगी। अगर ये दोनों इक्वल रहे तो ठीक है भाई, चलेगा, काम चलेगा। लेकिन जिस इंस्टेंट पर ये ऊपर को जाने वाला फोर्स जो रीस्टोरिंग टाइप ऑफ फोर्स है, जो आपका SHM वाला फोर्स है, अगर वो वेट से ज्यादा हो गया एक बारी के लिए तो भाई वो बाहर कर लेगा अपने आप को, वो नेट एक्सेलरेशन लेगा और उड़ जाएगा ऊपर। वो यही तो होगा, इतना ही काम है। आपको जस्ट इस कंडीशन को ही फुलफिल कराना है। आपको सिर्फ F यानी कि जो आपने ऑलरेडी निकाल दिया ऊपर बातों में, इतना इस ग्रेटर देन mg होना चाहिए। आप इसको काटो आपस में, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ग्रेटर देन g होना चाहिए। अब देखो इनमें से देखिए क्या रखा है, आपको दे रखा है k की वैल्यू, और आप जानते हो कि k बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर।
यानी एक बारी के लिए अगर मैं m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज नथिंग जैसा पहले था, यानी कि ये k हो गया, ये a हो गया, ये g हो गया, ये m हो गया। k की वैल्यू आपको दे रखी है 200, a की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, g मेरे ख्याल से 10 लेने को बोला हुआ, m की वैल्यू दे रखी है, हाँ m दे रखा है 2 किलोग्राम, तो 10 दूनी 20 होता है और 20 इसको इतने में 10 बनेगा, तो a इज़ ग्रेटर देन 1/10 हो गया। यानी कितना है सर, a इज़ ग्रेटर देन 1/10 हो गया, क्योंकि SI में था तो ये मीटर होगा, तो यानी कि a हमारा 1/10 मीटर, ये मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन। यानी ये हमारे पास बोला गया था ना कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड। सर ये मिनिमम एम्पलीट्यूड हमेशा 1/10 से 1/10 मिनिमम है, इससे ज़्यादा पे हमेशा ऐसा हो जाएगा कि उड़ जाएगा। यानी 1/10 मिनिमम एम्पलीट्यूड आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा जैसे ही आप करोगे फिर ये बॉडी लिफ्ट हो जाएगी। अरे 1/10 m देख लो इसमें कहाँ पर है, 1/10 मीटर को मेरे ख्याल से 10 सेंटीमीटर कहते हैं। देखो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। शायद आप मेन कॉज समझोगे फंडे का, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक कहाँ गया, देखिए A rectangular block of mass m and area of cross section A floats in a liquid of density rho. If it is given a small vertical displacement from equilibrium, it undergoes oscillations with a time period t then. अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो मतलब अच्छा है थोड़ा। देखो एक जैसे वाटर है, इसके ऊपर ना जरा समझना, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर ना आपने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखा, वैसे रेक्टेंगुलर नहीं है ये, एक तरह से देखा जाए तो ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर शीट नहीं होती। जब रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो काइंड ऑफ ये एक काइंड ऑफ क्यूबॉइड है फिर ये, क्योंकि रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मतलब क्या होगा सोचो, क्योंकि ब्लॉक तो एक 3D शेप होता है ना, और रेक्टेंगुलर मतलब इसका मतलब वो क्यूबॉइड टाइप की बात कर रहे हैं। यानी एक मिनट कहाँ गया, एक मिनट, हाँ यानी वो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। देखो समझो बात को, कुछ इस तरह के फिगर की होना वो बात कर रहे हैं। इस तरह का एक रखा हुआ है पानी में, पानी मतलब लिक्विड जो भी था वैसे कुछ है, लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड की डेंसिटी इन्होंने दे रखी है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, और इन्होंने ये भी बोल रखा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस ब्लॉक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज गिवन बाय कैपिटल ए, ठीक है सर। इफ इट इज गिवन अ स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इट अंडरगोज ऑसिलेशंस विद अ टाइम पीरियड कैपिटल टी। इस ब्लॉक का मास दे रखा है m। देखो मान लेते हैं जो पानी के अंदर इसका हिस्सा है, जरा समझना बात को जरा, ठीक है। जैसे मैं इसको अगर ऐसा करता हूं, ये ब्लॉक तैर रहा है उसमें ना, ठीक है, दिखाते हैं जरा, रुक जाओ। ये मान लेते हैं ये लेंथ, इसका जो लेंथ है बेसिकली जो पानी के अंदर डूबा हुआ है